आपको शुरू में ही मिल जानी चाहिए। आप लोग हमेशा जब प्रोजेक्ट जमा करने की तिथि आती है तब आप ये खोजने लगते हैं कि मुझे सिनॉप्सिस कैसे बनाना है और मेरा कोई गाइड होगा, कहाँ मिलेगा, और ये सारी जानकारी आप तब खोजने लगते हैं। तो ये जानकारी सबसे पहली होनी चाहिए, क्या-क्या कोर्स मुझे पढ़ने हैं और किनसे कब मुझे संपर्क करना है, रीजनल सेंटर का क्या फंक्शनिंग है, स्टडी सेंटर में मुझे कब जाना है और मेरे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है। तो आज की इस मीटिंग का जो पर्पस है, जो मुख्य उद्देश्य है, बस यही है कि हम सब एक दूसरे से मिलें। भले ही हम फेस टू फेस ना मिल रहे हों, पर वर्चुअली हम एक दूसरे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और ज़्यादा संख्या में सुन रहे हैं। अमूमन जब भी मैं कभी इंडक्शन मीटिंग में कहीं किसी और स्टडी सेंटर में जाती थी, तो बहुत कम संख्या में ही छात्र आ पाते हैं, क्योंकि सबकी घर की दूरी या कोई स्टेट से बाहर होता है या कोई जॉब में होता है, तो उनके लिए सुविधाजनक नहीं होता है कि हर वक्त जब मैं बुलाऊं तब आप इंडक्शन मीटिंग अटेंड करने आ जाएं। पर ये आज ऐसा मौका है कि आप जहां कहीं भी होंगे, हमारे देश के किसी भी राज्य में होंगे, किसी डिस्ट्रिक्ट में होंगे, ये पॉसिबल हो पा रहा है कि हम सब एक साथ बैठकर इस मीटिंग को कंडक्ट कर पा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज है जो इस टेक्नोलॉजी ने हमें दी है, और इस कोरोना काल ने मुझे जो सिखाया है उसका मैं भरपूर प्रयोग करती हूँ इस इंडक्शन मीटिंग या ऑनलाइन क्लासेस या इस तरह की जो भी एक्टिविटीज होती हैं हमारे रीजनल सेंटर के द्वारा। तो मैं ये समझती हूँ कि अभी हम सब एक इंट्रोडक्शन का जो पहला स्टेप है कि हम इस मीटिंग में कौन कौन से लोग हैं उनसे आप सबका परिचय करा दूं। सबसे पहले मैं अपने क्षेत्रीय निदेशक जो रीजनल सेंटर पटना है, वहाँ जो हमारे हेड होते हैं, हमारे जो मुखिया होते हैं, मैं उन सब आपके बारे में या उन सर को आपसे इंट्रोड्यूस कराने के लिए सबसे पहले मैं उनका नाम बताती हूँ कि क्षेत्रीय निदेशक जो है उनका नाम है डॉक्टर अभिलाष नायक, जो आपने अभी मीटिंग के दौरान उनके प्रोफाइल में भी देखा होगा। सर अगर आप वीडियो ऑन करेंगे या कुछ देर पहले सर ने किया था तो आप सबने उनको पहचान भी लिया होगा। सर रीजनल सेंटर पटना में यहाँ बहुत अच्छे से 2018 से ही है, और स्टूडेंट फ्रेंडली रीजनल डायरेक्टर अगर कोई कहीं है तो वो सिर्फ मुझे आरसी पटना में अब तक सर के माध्यम से ही पता चला है कि स्टूडेंट की चिंता इनको इतनी होती है कि आप सब हम लोगों से ज़्यादा इनको कॉल करना पसंद करते हैं या व्हाट्सएप में मैसेज लिखते हैं या एसएमएस लिखते हैं। तो सर उसी समय आपको या तो कॉल बैक करते हैं, नहीं तो मैसेज करते हैं। जो ये अच्छाई सर में है वो हमने सर से सीखी है। इसकी वजह से ही आप जब दिन रात मुझे लिखते रहते हैं और मैं हर वक्त कोशिश करती हूँ कि अभी के अभी जवाब दे डालूं, या आपकी जो समस्या है उसके लिए मैं कहीं इसको और फॉरवर्ड कर देती हूँ। ये चीज़ मैंने सर से सीखी है और मैं समझती हूँ कि ये बहुत अच्छी क्वालिटी है जो हमने सर से गेन की है। तो सर का मैं एक बार स्वागत भी करती हूँ और आप सबसे इनका परिचय करा दिया है। दूसरे हमारे जो सीनियर प्रोफेसर हैं और कोऑर्डिनेटर हैं, एक हमारा स्टडी सेंटर है, बहुत पुराना स्टडी सेंटर जो 568 कोड से जाना जाता है, और वो टीपीएस कॉलेज है जो चिड़ियाटार या कंकरबाग जो जगह है वो लोकेशन पे स्थित है, और वहाँ की ये कोऑर्डिनेटर है। अभी हमसे बातचीत के दौरान जो बात कर रहे थे उनका नाम है डॉक्टर श्यामल किशोर। और सर आप अपना अगर वीडियो ऑन करेंगे तो छात्र आपको देख पाएंगे। ये हुए हैं। अच्छा जी जी, ठीक है सर। तो आप सर बहुत सारे ऐसे भी सेंटर के स्टूडेंट हैं जिनके कोऑर्डिनेटर नहीं है, पर आपके यहाँ के जो छात्र होंगे आपको आज पहचान लेंगे, और मैं थोड़ी देर में आपको बुलाऊंगी भी, आप अपने स्टडी सेंटर की तरफ से अपने बच्चों से बात करेंगे। और तीसरे हमारे संजय जी हैं जो असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर हैं। डॉक्टर संजय प्लीज वीडियो ऑन कर दीजिए, एक बार आपको भी सभी देख लेंगे। मेरा वीडियो ऑन है। अच्छा ठीक है तो आप बोलते हैं तो ही मैं वीडियो देख पाती हूँ, क्योंकि वो स्क्रीन पे भी बहुत सारा पिक्चर है ना, तो मुझे पता नहीं चल रहा था। तो ये डॉक्टर संजय हैं जो असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर है। कोऑर्डिनेटर अगर नहीं मिलते हैं तो आप सब इन्हीं से संपर्क करते हैं, इसलिए इनको पहचानना ज्यादा जरूरी था, इसलिए मैंने इनको कॉल किया है आज। और साथ ही मुझे लगता है कि ये चंदन भी होंगे, चंदन भी सपोर्टिंग स्टाफ है हमारे स्टडी सेंटर के। अगर चंदन आप भी अपना वीडियो ऑन किए हैं तो अच्छी बात है। सभी आपको देख पा रहे होंगे, कुछ आप बोल दें अपनी तरफ से। यस मैम। चंदन यस, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। अभी छात्र आपको देख पा रहे होंगे। ये भी आप जब जाएंगे स्टडी सेंटर में तो शायद सबसे पहले चंदन आपको मिले, उसके बाद सर मिलेंगे आपको संजय सर। इन सब से अगर काम नहीं होता है तो आपको अपने कोऑर्डिनेटर से संपर्क करना होता है।
ये हमारा परिचय का जो राउंड था वो खत्म होता है और सबसे पहले मैं ऑफिशियली इस मीटिंग को शुरू करने के लिए मैं अपने क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर अभिलाष नायक सर को इनवाइट करूंगी और छात्रों को वेलकम करें, एड्रेस करें और हम सब ध्यान से सुनेंगे सर की बात को। उसके बाद फिर मैं सर को बुलाऊंगी, कोऑर्डिनेटर जो हमारे बहुत सीनियर प्रोफेसर हैं डॉक्टर श्यामल किशोर सर। पहले सर को मैं आमंत्रित करती हूँ। सर। Thank you, Dr. Shalini, for this nice introduction about all of us. First of all, I would like to welcome all the students, my staff at the study center, and my colleague Dr. Shalini, and my colleagues who are sitting over here. सबको पहले मैं वेलकम करना चाहूँगा और जो स्टूडेंट्स यहाँ पे उपस्थित है सबको मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ और कंग्रेचुलेट भी करना। धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इग्नू के ऊपर विश्वास रख के इस पैंडेमिक में भी आप लोगों ने एडमिशन ले रखा है और कंग्रेचुलेट इसलिए करना चाहता हूं कि आपको पता होगा शायद इग्नू सिर्फ देश की नहीं है, वर्ल्ड के लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है इन टर्म्स ऑफ एनरोलमेंट। और एक चीज हम बताना चाहेंगे बिफोर आई टॉक अबाउट माय यूनिवर्सिटी एंड इट्स फंक्शनिंग, ये है कि अभी रिसेंटली लास्ट जनवरी में हमारे यूनिवर्सिटी को A++ ग्रेड दिया गया बाय नैक, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत में किसी भी ओपन यूनिवर्सिटी को डिग्री अभी तक ग्रेड अभी तक नहीं मिला है, हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये जो ग्रेड मिला है नॉट बिकॉज इट इज द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी बट बिकॉज इट्स सपोर्ट सर्विसेज आर रोबस्ट। आप लोगों ने देखा होगा या नहीं देखा होगा तो सुना होगा आपके फ्रेंड से, आपके कलीग से, आपके जो इर्द गिर्द में रहते लोग उनसे, कि जो लॉकडाउन का जो पीरियड है, माने जो वेव 1 कोरोना का वेव 1 के पीरियड में आप नहीं विश्वास करोगे, पटना के अंदर हमने 1500 क्लासेस ऑर्गेनाइज किया था, 1,10,000 असाइनमेंट हमने इवैल्यूएट करवाया था और हमारे एग्जाम्स राइट टाइम पे कंडक्ट करके हमने रिजल्ट निकाल दिया था, जो कि बहुत सारे यूनिवर्सिटी के, बिहार के बहुत सारे यूनिवर्सिटी के एग्जाम बहुत बाद में हुए थे। तो मेरा ये सब कहने का मतलब ये है कि हम स्टूडेंट के लिए इतना कंसर्न है, जैसे मैडम बता रहे थे कि हमारे पूरे स्टाफ इतना बढ़िया टीम है पटना में, हर जगह मेरे स्टडी सेंटर में भी इतने कमिटेड स्टाफ मिलेंगे आपको। थोड़ा बहुत देखिए, थोड़ा बहुत दिक्कत तो हर जगह मिलेगा, लेकिन आपके अंदर ड्राइव है, आपके अंदर अर्ज है और कुछ सीखने के लिए आपके अंदर जुनून है, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ पाओगे। और एक चीज मैं शुरू से सारे लर्नर्स को बताना चाहूंगा कि ये आपका कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी नहीं है, ये ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटी ODL सिस्टम में यहाँ पे पढ़ाया जाता है। और इसी सिस्टम में क्या होता है कि जो लर्नर्स होते हैं, लर्नर्स आर एट द सेंटर ऑफ द सिस्टम, not because we have put them at the center, but because they have got the responsibility by being the ODL learners. एक बार आप ओपन डिस्टेंस लर्निंग का लर्नर बन जाते हैं तो आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी डे 1 से शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि आपके जो क्लासेस जो है, जैसे कि कन्वेंशनल क्लासेस में होते हैं, यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, एक एक लाइन करके आपको सिलेबस को कवर नहीं किया जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, आपको जो काउंसलिंग सेशंस कहा जाता है हमारा, मतलब यहाँ पे जो टॉपिक उस दिन का होगा उस टॉपिक को डिस्कशन किया जाएगा, डिस्कशन करके आपके अंदर कोई सवाल होंगे, असाइनमेंट बनाने में कोई दिक्कत होगी, वो सारी चीजों को डिस्कशन किया जाएगा। सो दे आर कॉल्ड काउंसलिंग सेशंस, नंबर 1। नंबर 2, आपका असाइनमेंट इज ए कंपल्सरी कंपोनेंट। मैं एक एक चीज करके इसको हैंडल करना चाहूंगा। एक तो है जिसकी क्लासेस के बारे में बताया, और दूसरा है कि असाइनमेंट इज ए कंपल्सरी कंपोनेंट। आपका कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी में कभी कभी टीचर्स असाइनमेंट देते हैं, कभी नहीं देते, लेकिन यहाँ पे क्या है, हर कोर्स के लिए हमारा, जिसको आप लोग पेपर कहते हैं कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी में, उसको हम लोग कहते हैं कोर्स कहते हैं। जो जैसे कि आपने देखा होगा एडमिशन के टाइम पे MARD इज ए प्रोग्राम के अंदर जब पेपर्स होते हैं उनको उसको कोर्स कहते हैं। और कोर्स के अंदर क्या होता है, हर कोर्स के लिए हमारा स्टडी मटेरियल्स होते हैं, और जो स्टडी मटेरियल को भी क्या किया हमने कि उसको छोटे छोटे बुकलेट में उसको बांट दिया, क्योंकि आपको पढ़ने में उसको आसान होगा। और एक एक बुकलेट जो है, छोटी छोटी किताबें, उसको बुकलेट कहा जाता है, और हर बुकलेट के अंदर आपको यूनिट्स मिलेंगे। यूनिट का मतलब जो चैप्टर्स मिलेंगे, कभी 3 चैप्टर हो सकते हैं, कभी 4 चैप्टर हो सकते हैं। और एक चीज हम बताना चाहेंगे, जो तो मैडम तो आगे विस्तार रूप से आपको बताएंगे, यह है कि हमारे जो स्टडी मटेरियल है, दे आर द बेस्ट इन द कंट्री।
आपको ऐसा मटेरियल किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा। बहुत सारे ओपन यूनिवर्सिटीज हमारे मटेरियल्स को लेके यूज करते हैं, तो इसीलिए आपको यहाँ पे एडमिशन के साथ जो स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को मिल गया होगा किताब। इन केस नहीं भी मिला होगा, हमारा वेबसाइट में जाके उसका जो स्टेटस होता है, स्टेटस ऑफ स्टडी मटेरियल, वहां आप चेक कर लीजिए। वहां पे स्टेटस आपका कहाँ है, मतलब स्टडी मटेरियल वहां से निकल गया या रास्ते में है, आपका डिलीवर हो चुका है, सारा डिटेल्स उसमें मिलेगा, उसको देख सकते हैं। ऐसे तो कोरोना में जो लॉकडाउन जो पीरियड है, उसी में क्या हुआ कि पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे, अभी कुछ मत लिखिए, चैट बॉक्स में मत लिखिए, हैंड भी रेज मत करिए, क्योंकि हम लोग हैं आपके साथ, सारे सवाल का जवाब हम लोग देंगे। तो मैंने जैसे बताया कि किताब आपको मिल गया होगा, नहीं भी तो क्या है कि हमारा एक ई ज्ञान कोश है, जहाँ पे आपको सारे स्टडी मटेरियल का सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है, उसको आप डाउनलोड करके अपना पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। नहीं तो हमारा ई कंटेंट ऐप है, ई कंटेंट ऐप को भी अपने मोबाइल पे डाउनलोड करके आप फॉर द टाइम बिंग, जब तक आपको हार्ड कॉपी नहीं मिलता है किताब, तब तक आप काम चला सकते हैं। और स्टडी मटेरियल इतना वेल डिजाइंड है, आप एक बार देखोगे उसको सेल्फ इंस्ट्रक्शनल स्टडी मटेरियल कहा जाता है। दैट मीन्स स्व अध्ययन पठन सामग्री, मतलब अपने आप उसको आप पढ़ के आप समझ सकते हैं, और आपको लगेगा जैसे पढ़ने के टाइम पे आपको लगेगा जैसे कि उसके अंदर कोई टीचर है और आपको हर कदम में, आप हर पार्ट में आपको समझा रहा है, आपको गाइड कर रहा है, मार्गदर्शन कर रहा है। आपको लगेगा जैसे कि आप कहीं बाहर, मतलब आपको डिस्कनेक्टेड नहीं हो, मतलब आप फिजिकली वर सेपरेटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, लेकिन आपको लगेगा जैसे कोई टीचर आपको कंटिन्यूअसली गाइड कर रहा है। और मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, वहाँ के उसके अंदर जो सेल्फ चेक एक्सरसाइजेस रहता है स्टडी मटेरियल में, उसको ध्यान से करिए, मटेरियल्स को लाइन बाय लाइन पढ़िए, और जहाँ पे डाउट्स है उसको नोट करके रखिए। जब आपके क्लासेस शुरू होंगे तो उस क्लासेस में उस डाउट को रेज करिए, और टीचर्स के साथ डिस्कशन करिए, सो दैट कि आपके मन में जितना शंका है या जितना डाउट्स है वो सब आप क्लियर कर पाएंगे। अब आते हैं हमारे यूनिवर्सिटी का जो फंक्शनिंग का जो सिस्टम है वो कैसे होता है। हमारा यूनिवर्सिटी, जैसे आपको पता है कि ये 3 टायर सिस्टम है। 3 टायर मतलब क्या है, दिल्ली में एक टायर हो गया, मतलब वो हेडक्वार्टर लेवल पे हो गया, एक टायर मतलब सेकंड लेवल हो गया आपका रीजनल सेंटर लेवल पे, और आपका 3rd टायर हो गया कौन सा, आपका जो स्टडी सेंटर लेवल पे। तो दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली में प्लीज मनीष कुमार, दिल्ली में जो विनोद जी, इनको आप रिमूव करिए, प्लीज डोंट अनम्यूट योर माइक्रोफोन्स, म्यूट करके रखिए। दिस इज अ स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन टू ऑल ऑफ यू, नॉट ओनली फ्रॉम दिस मीटिंग, आपको अगले मीटिंग में भी अलाउ नहीं किया जाएगा। इफ यू आर इनडिसिप्लिन्ड एंड इफ यू डोंट लिसन टू व्हाट वी से, तो डेफिनेटली आपका हम नोट करके रखेंगे, एंड योर इनडिसिप्लिन विल नॉट बी टॉलरेटेड फर्दर। ओके, जब 3 टायर सिस्टम है, तो 3 टायर सिस्टम में जैसे मैंने बताया कि हेडक्वार्टर लेवल पे होता है, एक आपका रीजनल सेंटर लेवल पे, और आपका स्टडी सेंटर। आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये रीजनल सेंटर को करना चाहिए, ये स्टडी सेंटर को करना चाहिए। सबका अपना अपना सीमा है। स्टडी सेंटर कहाँ तक क्या कर सकते हैं उनके लिए सीमा है, रीजनल सेंटर क्या कर सकते हैं उनके लिए सीमा है, हेडक्वार्टर सब कुछ नहीं कर सकते। जो स्टडी सेंटर लेवल पे होना चाहिए वो हेडक्वार्टर नहीं कर सकते। सबका अपना अपना माने परिधि है जिसके अंदर उनको काम करना है। जैसे कि हेडक्वार्टर में क्या होता है, आपका सारे एडमिशन से आपका सेंट्रलाइज्ड है, CSRC करके, जहां से आपने एडमिशन किया होगा। समर्थ पोर्टल जो है CSRC के साथ लिंक है पूरा। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन का काम है आपका एडमिशन कराना, री रजिस्ट्रेशन कराना, आपका जो एडमिशन डाटा को इवैल्यूएशन डिवीजन को देना, सो दैट कि आपके एग्जाम के टाइम पे रिजल्ट ठीक से निकल पाएगा। तो रजिस्ट्रेशन डिवीजन का काम है ये सारा है। इलेक्टिव चेंज करना, आपका ईमेल आईडी चेंज करना, आपका पासवर्ड वगैरह उसको मेंटेन करना, ये सारा काम है रजिस्ट्रेशन डिवीजन। एक है वहां पे स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन है। इवैल्यूएशन डिवीजन का काम क्या है कि आपका जो जितना असाइनमेंट आप स्टडी सेंटर में जमा करते हैं, स्टडी सेंटर से अवार्ड हमारे पास आता है, उसको हम दिल्ली भेजते हैं। ओके, तो उनका काम है असाइनमेंट अवार्ड को वहां पे अपडेट करना है। जो प्रैक्टिकल कंपोनेंट होते हैं, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो सारा अवार्ड जो है उसको हम दिल्ली भेजते हैं, वहां पे उसका मार्क को अपडेट करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आपका टर्म एंड एग्जामिनेशन होते हैं, जो कि साल में 2 बार होते हैं,
इस एग्जामिनेशन का रिजल्ट जो है वही इवैल्यूएशन डिवीजन डिक्लेयर करता है। आपका मेनली ये 2 डिवीजन है और एक हमारा रीजनल सर्विसेज डिवीजन है जो कि सारे रीजनल सेंटर का जो हेड है, ओके। और एक है डिवीजन है जो आपके साथ डायरेक्ट रिलेटेड है, उनके साथ वो भी आप याद करके रखिए, वो है स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज सेंटर SSC, जो आपका आईग्राम हो गया, ग्रीवांसेस वगैरह उन्हीं के थ्रू कंट्रोल होता है। तो ये जो 3-4 जो डिवीजन है वो दे मेनली हैंडल द मैटर्स ऑफ स्टूडेंट्स के साथ उनका डायरेक्ट लिंक है, और बाकी सारे डिवीजन वो यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लिंक है। तो ये जो 3-4 जो मैंने बताया उनके साथ थोड़ा याद रखिए ये सब चीजें। और एक सेंटर फॉर ऑनलाइन एजुकेशन, आजकल वो शुरू हुआ है, अभी पिछले जून में शुरू हुआ, दैट हैज बिकम वेरी एक्टिव। हमारे 15 प्रोग्राम ऐसे हैं जो कि कंप्लीटली ऑनलाइन, वर्ल्ड में किसी भी कोने में बैठे हुए कोई उसमें एडमिशन कर सकता है। आप लोग भी चाहे तो उसमें कर सकते हैं। जो 6 महीना का प्रोग्राम है, आप जाके वहां पे चेक कर लीजिए, बहुत सारे प्रोग्राम है उसमें जो कि आपका 6 महीना वाला प्रोग्राम है। 6 महीना वाला प्रोग्राम को आप MARD या PGDRD के साथ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। बहुत अच्छे प्रोग्राम है, एक बार उसमें जाके चेक कर लीजिए उसको, क्योंकि हम जल्दी उसको खत्म करना चाहेंगे तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। तो ये हो गया हेडक्वार्टर का। अब आते हैं कि रीजनल सेंटर का काम क्या है। रीजनल सेंटर का काम क्या होता है? स्टडी सेंटर को एस्टेब्लिश करना, कौन से कॉलेज में स्टडी सेंटर होगा, और स्टडी सेंटर के जो पार्ट टाइम स्टाफ होते हैं, क्योंकि जो अभी तो संजय जी का या प्रोफेसर सामल किशोर के जो इंट्रोडक्शन दिए मैडम, वो हमारे रेगुलर स्टाफ नहीं है, उन्हीं के स्टाफ है। तो उनसे आप जरूरत से ज्यादा उम्मीद मत रखिए। दे आर वंडरफुल पीपल, आपको मदद करेंगे, वो 24 आवर्स आपको सपोर्ट देंगे। ये थोड़ा सा उम्मीद कम है, क्योंकि वो अपना पेरेंट डिपार्टमेंट है, वहां पे उनको काम करना होता है। तो आपका जब ये लॉकडाउन तो खुलने वाला है बहुत जल्दी, लॉकडाउन खुलने के बाद क्या होता है, उनका वर्किंग आवर्स होते हैं। जब प्रोफेसर संजय साहब आएंगे, सामल किशोर साहब आएंगे यहाँ पे, वो आपको बताएंगे कब से कब तक खुलता है। तो उसी टाइम पे जाके वहां पे विजिट करना है, या उसी टाइम पे उनको कॉल करिए, सो दैट कि आपके जो सवाल की जवाब आपको आराम से मिल जाएगा। क्योंकि आपको सुबह फोन करेंगे, रात को फोन करेंगे, तो शायद आपको कोई रेस्पॉन्ड ना करे। तो इसीलिए थोड़ा सा ये सब ध्यान रखना है। ये हो गया आपका। तो रीजनल सेंटर का काम है, मैं क्या बताता हूँ। रीजनल सेंटर का काम क्या है, जैसे मैंने बताया, स्टडी सेंटर को एस्टेब्लिश करना है, वहाँ पे स्टाफ को अपॉइंटमेंट करना है, उनका रिन्यूअल करना है, आपका क्लासेस को कंडक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है उसको देखना है, असाइनमेंट का जो या प्रोजेक्ट जो भी आप वहाँ पे जमा करते हैं आप लोग, उसका अवार्ड इवैल्यूएशन होकर हमारे पास आता है नहीं आता है उसको देखना है। जो मार्क्स आता है उसको हमें ये करना है, क्या एंट्री करके उसको दिल्ली भेजना है। उसका पोर्टल है दिल्ली का, उसमें पोर्टल में हम एंट्री करते हैं, ओके। और उसका तीसरा काम क्या है, हम लोग एग्जामिनेशन भी कंडक्ट कराते हैं रीजनल सेंटर के लेवल पे। तो यही काम होता है रीजनल सेंटर का। और बाकी जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन का, जैसे मैंने बताया, इलेक्टिव चेंज, आपका ईमेल चेंज या मोबाइल नंबर चेंज, ये सारे चेंज। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, हमारा तो अलग अलग ईमेल आईडी हमने बना रखा है अलग अलग सपोर्ट सर्विसेज के लिए, लेकिन rcpatna@ignu.ac.in ये आईडी को आप पूरा रट के रखिए, क्योंकि ये बार बार आपको जरूरत पड़ेगा। कभी भी किसी भी तरह का समस्या है तो इसी मेल पे करिए, क्योंकि उस मेल को मैं डायरेक्ट देखता हूं मैं, और मेरे जो कंसर्न ऑफिसर या ऑफिशियल है उनको मैं फॉरवर्ड करता हूं, सो दैट कि आपका प्रॉब्लम अनसॉल्व्ड ना रह जाए। दैट मीन्स इट इज रेस्पॉन्डेड विद इन द माने जस्टिफाइड टाइम, जो कुछ टाइम के अंदर आपका जो क्वेरी है उसका जवाब आपको मिल जाता है। तो रीजनल सेंटर, हाँ, और एक बात, जैसे कि रिजल्ट तो निकलता है, रिजल्ट निकलने के बाद आपका 15 दिन के अंदर आपको जनरली GCPC ग्रेड कार्ड एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से आपको डिलीवर कर दिया जाता है, वहां से सीधा डिस्पैच हो जाता है। बच्चे बहुत कंप्लेन करते हैं कि सर मेरा ग्रेड कार्ड नहीं मिला, मेरा प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं मिला। लेकिन बच्चों को सबको मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आपका ईमेल आईडी एंड आपका मोबाइल नंबर, ये दोनों को थोड़ा सा आप चेक कर लीजिए। इफ इट इज नॉट करेक्ट तो RC पटना को मेल करके उसको करेक्ट करा दीजिए, क्योंकि और आपका एड्रेस भी, क्योंकि जो आपका जो GCPC ग्रेड कार्ड एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके एड्रेस पे आएगा। बहुत सारे बच्चों को इसीलिए कंप्लेन हो रहा है, वो बार बार लिखते हैं कि आप हमारा ग्रेड कार्ड नहीं मिला, हमारा ये नहीं मिला, हमारा वो नहीं मिला। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, जब हम जाके दिल्ली को पता करते वो हमें बताते कि नहीं सर इनका ग्रेड कार्ड गया था घर पे और घर से आ गया वापस। तो जो रिजल्ट के बारे में यहाँ पे आपको नहीं लिखना है, आपको अलग अलग जगह की, जैसे कि आपका डिप्लोमा प्रोग्राम PGDRD के dp@ignu.ac.in, वहां पे ग्रेड कार्ड के या रिजल्ट के बारे में जो भी मेल करना है आपको वहां करना है,
ठीक है। जैसे MARD का आपका है MD रिजल्ट, आप ये दोनों नोट कर सकते हैं। DP रिजल्ट है PGDRD के लिए और MARD के लिए MD रिजल्ट। ये दोनों ID md_result@ignou.ac.in। मान लीजिए किसी भी कारण की वजह से आपका रिजल्ट नहीं निकलता, बार बार RC पटना को लिख के कोई फायदा नहीं है, आपको वहीं पे लिखना है, सो दैट कि वहीं पे आपका सारा जो आपका रिजल्ट का स्टेटस क्या है वही लोग आपको बता पाएंगे। ओके, तो क्लासेस जैसे मैंने कहा, क्लासेस कंडक्ट कराना ये सब हमारा काम है। स्टडी सेंटर का काम क्या है? असाइनमेंट को रिसीव करना, असाइनमेंट का प्रोसेसिंग करना, असाइनमेंट का इवैल्यूएशन करना, प्रोजेक्ट का रिसीव करना, प्रोजेक्ट का ये करना, और सिनॉप्सिस, कुछ प्रोग्राम में सिनॉप्सिस भी देना होता है। सिनॉप्सिस को रिसीव करके उसको अप्रूव करा के उसको बच्चों को वापस करना, उसके बाद प्रोजेक्ट को कलेक्ट करना करके, ये सारा काम होता है स्टडी सेंटर का। इसीलिए आपका डायरेक्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो फील्ड में वो है आपका स्टडी सेंटर के स्टाफ है, तो उनके साथ थोड़ा सा अच्छा संबंध बना के रखिए। मैं बोल रहा हूँ, देखिए हमारे तो ऐसे, देखिए ODL में, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में जितने लोग काम करते हैं सारे लोग बहुत अच्छे हैं। पर्टिकुलरली स्टडी सेंटर वालों को तो मैं तो बार बार मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि सैटरडे संडे को और ऑफ टाइम पे वो लोग जाके काम करते हैं। जो संडे को हर कोई सोने के लिए, हर कोई रेस्ट लेने के लिए कोशिश करता है, उस दिन हमारे स्टडी सेंटर स्टाफ पूरे दिन सुबह से शाम तक मिलेंगे आपको संडे के दिन। ये इग्नू को छोड़ के और किसी यूनिवर्सिटी में चीज नहीं होता है। लवली कुमारी प्लीज, इग्नू को छोड़ के और किसी यूनिवर्सिटी में चीज नहीं होता है। तो इसीलिए थोड़ा सा स्टडी सेंटर स्टाफ के साथ उनको थोड़ा इज्जत करिए और आपको सारा सपोर्ट मिलेगा। आपको हमारे सारे स्टडी सेंटर बहुत अच्छे हैं, कोऑर्डिनेटर स्टाफ भी अच्छे हैं, तो आपको सारे सपोर्ट मिलेंगे, तो इसीलिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और रिजल्ट्स हो गया। हाँ, और एक फाइनल पॉइंट मैं जाने से पहले मैं बोलना चाहूंगा, वो है कि बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि हमारे जो डिग्री जो इग्नू से मिलेगा, ये डिग्री का वैलिड है, ये डिग्री वैलिड है या नहीं, ये यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं। कुछ लोग बच्चे का सवाल रहता है, क्योंकि जब मैं पहले इग्नू में ज्वाइन किया था, लवली कुमारी बंद करो प्लीज, जब हम इग्नू में ज्वाइन किए थे, मुझे किसी ने पूछा कि मेरे गांव में कि ये इग्नू क्या कोई एनजीओ है। मतलब बहुत सारे लोगों को पूरा क्लैरिटी नहीं है कि इग्नू क्या है, तो बहुत सारे लोगों को ये मानना है कि शायद इसके डिग्री को मान्यता नहीं है। ऐसे कुछ नहीं है। हमारे डिग्री जो है इंटरनेशनली वैलिड, भारत को छोड़ के बाकी 21 कंट्री में इग्नू के पार्टनर इंस्टीट्यूट्स है जहाँ पे हमारे सेंटर्स चल रहे हैं। तो इसीलिए आप उसके बारे में बिल्कुल चिंता मत करिए। हमारे जो कंप्यूटर साइंस, MBA, आपके रूरल डेवलपमेंट या बाकी सब MA एजुकेशन, ऐसे करके लोग बहुत बड़े बड़े पोजीशन में बैठे हैं। और आप लोग जो MARD या PGDRD में एडमिशन किए हैं, मुझे लगता है कि आप लोग इधर, अरे भाई कौन मिश्रा है, सुधीर मिश्रा, तो आप लोग इधर NGO में काम कर रहे हैं या NGO बनाने के आपके मन में कोई प्लान है, या आगे कुछ ऐसे उसी तरह का कुछ काम करने का आपके मन में इरादा है। तो मैं उस सेक्टर को बहुत इज्जत करता हूं, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ साथ इनका पार्टनरशिप की जरूरत है हर जगह में डेवलपमेंट के लिए और सक्सेस के लिए। और इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी आप काम करेंगे इग्नू के अंदर, यहाँ पे आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा। जैसे कि आज हमारा एक हेलो इग्नू प्रोग्राम था सारे बच्चों के लिए दिल्ली से, और मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। जितने सारे बच्चे सवाल कर रहे थे, सब पूछ रहे थे कि हमारे क्लासेस कब शुरू होगा, हमारे एग्जामिनेशन कब होगा। कोई ये नहीं कह रहा था कि हमारा क्लासेस को सस्पेंड कर दिया जाए, कोई ये नहीं कह रहा था कि एग्जामिनेशन को बंद कर दिया जाए। एक दो बच्चे थे, लेकिन बहुत सारे बच्चों का ये डिमांड था कि हमारा एग्जाम जल्दी से जल्दी कंडक्ट कर दिया जाए। तो मेरा कहना क्या है कि आप क्वालिटी एजुकेशन को लेके आप निकलना है तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। जैसे मैं जोक में कहता हूँ, एंट्री इन इग्नू इज वेरी इजी बट एग्जिट इज डिफिकल्ट, क्योंकि आपको थोड़ा मेहनत करना होगा। यहाँ पे बिना मेहनत से कुछ नहीं मिलेगा। जैसे अभी मैडम मेरा जो तारीफ कर रहे थे, मैं उन्हीं की साथ देता हूँ जो लोग मेहनत करते हैं। कोई मुझे कहेगा कि सर मेरा आप तो REC के इंचार्ज है इवैल्यूएशन सेंटर के, मेरा पेपर में थोड़ा 20 मार्क कैसे बढ़ेगा उसका देख लिया जाए, वो कभी भी ऐसे उम्मीद मत रखिए कोई, ठीक है। जो जेन्युइन डिमांड है आपका, उसके लिए आपके लिए मैं लड़ूंगा, जरूरत पड़ने तो हेडक्वार्टर्स के साथ में लड़ूंगा और आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, ओके। और जैसे मैं करता हूं अक्सर, मैं अभी भी जाने से पहले आपको मेरा मोबाइल नंबर दे लूंगा, लेकिन उसको थोड़ा सा ध्यान से यूज करिए,
ठीक है, जैसे मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले, वर्किंग आवर में 10 से 6 बजे के बीच में करिए, रात को 10 बजे, सुबह 6 बजे, 8 बजे बच्चे करते हैं। उसमें क्या है ना, देखिए हम खाली है तो हम अटेंड कर लेंगे, लेकिन वो अक्सर ये होता है कि कोई हम कहीं काम में बिजी है और कहीं कोई फ्रेंड के साथ बैठे तो आपका जवाब देना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि उस मैंने जो मोबाइल नंबर को थोड़ा सा ध्यान से यूज करिए, नोट कर सकते हैं विनोद जी, टाइप कर दीजिए इसमें, सो दैट कि उनका हम कभी भी जरूरत पड़े तो हम मदद कर सकेंगे। चैट बॉक्स में नंबर टाइप कर दीजिए सो दैट दे कैन मेक यूज ऑफ द नंबर व्हेन एवर देयर इज ए नीड। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, तो उसका आप यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू अगेन ऑल ऑफ यू फॉर trusting us, for coming to IGNOU, and congratulations for being a part of this great university. And thank you Dr. Shalini for organizing this meeting, and over to Dr. Shalini, please. थैंक यू सो मच सर। अभी हमारे छात्र जितने उत्सुक थे आरडी को सुनने के लिए रीजनल डायरेक्टर के शब्दों के साथ ही, मुझे लगता है कि उनको बहुत दिल से हम लोग शुक्रिया करें कि हमारे साथ अभी वो इस कोरोना काल में अपने घर उड़ीसा से हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं और आप सबको इतनी अच्छी जानकारी दी जो शायद मुझे अभी बतानी थी, उसमें से बहुत सारी चीजें कवर हो गई हैं। अब मैं से डॉक्टर श्यामल किशोर सर से मैं ये आग्रह करूंगी कि वो अपनी तरफ से अपने स्टडी सेंटर के बारे में और उनके यहाँ क्या खासियत है वो सारी चीजें हमारे छात्रों को बता दें, और उसके तुरंत बाद में अपना वो प्रेजेंटेशन दूंगी जिससे इनको अपने प्रोग्राम के बारे में जानकारी हासिल हो। तो श्यामल सर प्लीज। थैंक यू मैडम। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज इस इंडक्शन मीट में, ऑनलाइन इंडक्शन मीट में अभी हम लोग रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर अभिलाष नायक जी से सुन रहे थे। निसंदेह आप लोगों को इस बात के लिए मैं बधाई देता हूं कि आप इग्नू से जुड़े हैं, और इग्नू एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो नैक से A++ तो मिला ही है, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक अंग बने हैं। और यह विश्वविद्यालय जिस रूप में अभी रीजनल डायरेक्टर साहब बतला रहे थे, इसके लिए आप सबों को गर्व होना चाहिए, और शायद इसके लिए भी आपको बधाई देता हूं कि रीजनल सेंटर पटना के आप से जुड़े हैं, और उसमें भी आप स्टडी सेंटर टीपीएस या अन्य स्टडी सेंटर से जुड़े हैं। यदि आप हैं तो हम लोग हैं। इसलिए रीजनल डायरेक्टर साहब का जो सोच है, संभवतः शायद ही कोई रीजनल डायरेक्टर या कोई बड़े पदाधिकारी होंगे जो अपना मोबाइल नंबर शेयर करते होंगे। अभी स्क्रीन पर उनका नंबर गया, आप व्हाट्सएप से जो भी प्रॉब्लम है रख सकते हैं, उसका सही उत्तर देंगे। लेकिन आप लोग से भी एक निवेदन होगा कि रीजनल डायरेक्टर साहब या रीजन में या स्टडी सेंटर में अननेसेसरी मोबाइल यूज नहीं करें, क्योंकि हर लोग व्यस्त रहता है। आप व्हाट्सएप कर दें और उस व्हाट्सएप के माध्यम से आपका समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। और आज की इस ऑनलाइन मीटिंग को जो ऑर्गेनाइज कर रही हैं मैडम ARD डॉक्टर शालिनी जी, जिनके अथक प्रयास से आज यह काम हो पा रहा है। जिस कोरोना काल से हम लोग गुजर रहे हैं, यही एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो इंडक्शन मीट करवा रहा है। हम लोग तो एक पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, बच्चों का न तो इंडक्शन हो रहा है, न कोई क्लासेज हो रहा है, न कोई एग्जामिनेशन हो रहा है। लेकिन इग्नू में देखिए एग्जामिनेशन भी आपका लगभग समय पर हो रहा है, असाइनमेंट किया जा रहा है, सारा काम आपका चल रहा है। और इसी बीच में आप लोगों की जो जिज्ञासा थी उसको शांत करने के लिए आज इंडक्शन मीटिंग भी बुलाया गया है। MARD और PGDRD के विद्यार्थी के लिए आज इंडक्शन मीटिंग रखा गया है। निश्चित रूप से आप लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी जिज्ञासाएं होंगी जिसका समाधान करना आप चाह रहे होंगे। आज मीटिंग का उद्देश्य यही है कि आप जब एडमिशन लेते हैं तो आपको बुक चाहिए। आप एडमिशन लिए हैं तो आपको लगेगा कि कब असाइनमेंट जमा करना है, कब एग्जामिनेशन देना है, कब आपको अन्य काम करना है, उसके लिए आप निश्चित रूप से कुछ जानना चाहे होंगे। मैडम डॉक्टर शालिनी, क्योंकि RD साहब बहुत सारी बात तो बतलाए हैं, बाकी कुछ और बातें जो आपको जिज्ञासा को निश्चित रूप से शांत हो जाएगा जिज्ञासा।
हमारे सेंटर के भी कई कोऑर्डिनेटर जुड़े हुए हैं, डॉक्टर संजय हैं, डॉक्टर अबू बकर रिजवी हैं, डॉक्टर उदय हैं और अन्य स्टाफ भी हैं। और इस पूरे कार्यक्रम को जो टेक्निकल स्टाफ के रूप में हमारे सामने मौजूद हैं, जिसके कारण हम लोग सब जुड़ पा रहे हैं, वे हैं विनोद जी। तो विनोद जी के प्रयास से हम लोग एक दूसरे से आभासी पटल के माध्यम से एक दूसरे से अपनी बात को शेयर कर पा रहे हैं। जहाँ तक स्टडी सेंटर की बात है, तो स्टडी सेंटर चिड़ियाटार रोड में अवस्थित है और हम लोग आपके लिए हैं, क्योंकि स्टडी सेंटर का उद्देश्य यही है कि हमारे जो लर्नर्स हैं उनको कोई कठिनाई नहीं हो। आज के डेट में भी अभी लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन 15 तक असाइनमेंट लेने का जो काम चल रहा है, हमारे यहाँ लगातार असाइनमेंट जमा हो रहा है और स्टाफ जाकर काम भी कर रहे हैं। तो चूंकि आपके लिए हम हैं, तो आपकी सुविधा का ख्याल जरूर हम रखेंगे और आपको भी हम लोगों को देखना चाहिए कि जिस परिस्थिति में हम लोग काम कर रहे हैं उसमें जो भी आपको जरूरी हो, क्योंकि यह तो तय है कि ई ज्ञान कोश की बात अभी सर बतला रहे थे, आप वहाँ से भी डाउनलोड हो सकता है कि इस समय में आपको किताब नहीं मिली होगी, तो वह भी आप ई ज्ञान कोश के माध्यम से असाइनमेंट कैसे करेंगे, तो सारा डिटेल्स अभी मैडम बतलाएंगी कि असाइनमेंट कैसे तैयार करेंगे, कब जमा करना है, कब रजिस्ट्रेशन करवाना है, सारी बात अभी आपको बतलाया जाएगा। लेकिन हमेशा टीपीएस कॉलेज 0568 जो हमारा कोड है स्टडी सेंटर का, आपके लिए तत्पर है। आपकी सुविधाओं का हम ख्याल रखेंगे और निश्चित रूप से यदि आपको हमसे अगर कुछ लाभ मिल सकता है तो हम क्यों नहीं देंगे। इसलिए आप निसंदेह, यह सौभाग्य की बात है कि आप हमारे सेंटर से जुड़े हैं और मैं विशेष नहीं कहूँगा, बाकी का जो बातें हैं मैडम बतलाएंगी और हमारे यहाँ का और संजय जी हैं, अगर कुछ और भी कुछ पूछना है सेंटर के बारे में तो आप उनसे पूछ सकते हैं, वे भी जुड़े हुए हैं। मैं सभी को एक बार पुनः इग्नू के अंग होने के लिए आप सबों को बहुत सारा बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। अभी आप अपने कोऑर्डिनेटर जो टीपीएस कॉलेज से संबंधित हैं उनको सुन रहे थे और मैं डॉक्टर संजय को लास्ट में बुलाऊंगी धन्यवाद ज्ञापन के लिए। अभी फिलहाल जब एक बच्चा बोल रहा था कि उसको 5 बजे कोई और मीटिंग भी जाना है, तो मैं अपना सेशन शुरू करती हूँ और लास्ट में मैं और संजय जी मिलके छात्रों के जो सवाल होंगे इस प्रोग्राम से रिलेटेड उस दोनों को सॉल्व भी करूंगी और सर को आमंत्रित करूंगी धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए। तो अभी विधिवत ये शुरू करते हैं कि जिसका जो हमारा आज का मुख्य उद्देश्य है कि हम अपने छात्रों को ये बता सकें कि इन दोनों प्रोग्राम में पीजीडीआरडी और एमएआरडी में किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है, प्रोग्राम का क्या स्ट्रक्चर है, इसको कब कब कौन सी एक्टिविटीज हमें करनी पड़ेंगी, जिससे हमको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए और जो हमारा मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ टाइम इस प्रोग्राम के लिए यूनिवर्सिटी ने अलॉट किया है उस डिफिनिट पीरियड में ही हम अपने प्रोग्राम को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकें। तो सब पहला काम तो हमारा ये होता है कि जब हमारा एडमिशन होता है तो सबसे पहले दिमाग में ये बात आती है मेरा इनरोलमेंट क्या है और मुझे किताबें कब मिलेंगी, आई कार्ड कहाँ है मेरा, वो कैसे मुझे मिले, ये सारी चीजें मन में आनी शुरू हो जाती हैं एडमिशन कंफर्मेशन के बाद ही। या फिर अगर आपने एसएमएस प्राप्त नहीं किए हैं, इनरोलमेंट नहीं मिला है या आपके ईमेल पे आपका कोई ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं आया है तो आपको बहुत चिंता होती है। लेकिन ये सारी पीछे की चिंताएं हमने ग्रुप बनाने के दौरान आपकी खत्म कर दी है। मैंने एडमिशन लिस्ट आपके साथ शेयर किए हैं, आपको वो सारी जो प्राइमरी लेवल पे जो जानकारियां चाहिए वो भी मैंने बता दी है ग्रुप में। तो अब हम लोग डायरेक्ट अपने प्रेजेंटेशन की तरफ चलेंगे। अगर विनोद जी आप अपना ये प्रेजेंटेशन हटा लेंगे तो मुझे सुविधा होगी। आप सब देख रहे होंगे हमारा प्रेजेंटेशन, अगर चल रहा है तो विनोद जी या कोई भी मुझे बता सकता है कि स्क्रीन है ना? ठीक है, ठीक, ओके। मैडम प्रेजेंटेशन हो रहा है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है मैम। हाँ भाई वाह आप अपना स्क्रीन चेक करिए प्लीज। मैम आ रही है मैम। धीरे धीरे सब में चला जाएगा, नेटवर्क की वजह से हो सकता है लेट हो रहा हो, पर अभी स्क्रीन पर विजिबल प्लीज कंटिन्यू। ओके ओके सर।
सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से एक बार फिर सबका स्वागत कर रही हूँ इस इंडक्शन मीटिंग में। और मैं डॉक्टर शालिनी हूँ, असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर। और अभी ये मीटिंग जो ऑर्गेनाइज किया गया है, आप सब हमसे बहुत पहले से परिचित भी हो चुके हैं। करीब मैं 1 सप्ताह से आप सबके साथ जुड़ के और ये प्लान कर रही हूँ कि किस तरीके से इसको सक्सेसफुली मीटिंग को कंडक्ट करा जाए और इस बीच में कोई व्यवधान नहीं आए, उसके मैंने बहुत सारे आपको डूज एंड डोंट्स भी बताए हैं कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपको कभी किसी स्कूल में टीचर ने पढ़ाया होगा और ये इंस्ट्रक्ट किया होगा तुमको ये करना है, नहीं करना है। पर आप सभी बड़े छात्र हैं और मुझे ये करना अच्छा नहीं लगता है, पर चूंकि आप हमारे साथ पहली बार जुड़े थे इसलिए मुझे ये करना पड़ता है। पर ऐसे में आप सबको जब तक आपका प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होता है, आप जब भी हमसे कांटेक्ट करते हैं तो मैं बिल्कुल वैसे फ्रेंडली ही बिहेव करती हूँ जैसे कि आपको मिलनी चाहिए। और आपको लगता है कि आप बड़े हो गए हैं और आपको बच्चा ना समझा जाए, पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम सब मिलके कुछ समस्याओं का समाधान करते हैं, तो बताते भी हैं कि आपको ये करना है या नहीं करना है। इन्हीं बातों के साथ जैसे सर ने आपको अपनी यूनिवर्सिटी का जो सिस्टम है, किस तरीके से हमारी यूनिवर्सिटी रन करती है, 3 टायर सिस्टम भी समझा चुके हैं, आपको डिविजन्स भी बता चुके हैं कि कौन सा डिवीजन क्या काम करता है, आपका एडमिशन कौन लेता है, आपका रिजल्ट कहाँ से निकलता है, आप एग्जाम कहाँ से कंडक्ट करवाते हैं, रीजनल सेंटर क्या काम करता है और स्टडी सेंटर क्या काम करता है। उसके बाद आपको ये हमारे श्यामल किशोर सर ने जो कोऑर्डिनेटर है हमारे, उन्होंने इग्नू के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे चुकी है कि ये हमारा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इसका सिर्फ अपने देश में जुरिस्डिक्शन ही नहीं है बल्कि हम इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां हमारा स्टडी सेंटर के माध्यम से हमारा नेटवर्क है। तो ये छोटी सी जानकारी हमने अपने स्लाइड में शेयर की है, आप सब ये सब जान चुके हैं। दूसरा जो ये कभी सर बताए होंगे या सर से छूट गया है कि ये जितने भी प्रोग्राम्स जैसे पीजीडीआरडी है या आपका एमएआरडी है, बीए है या एमए का कोई भी और प्रोग्राम है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, हमारे स्कूल्स के द्वारा वो लॉन्च किए जाते हैं। ये स्कूल जो होता है, जिस तरीके से आप कन्वेंशनल सिस्टम में आप समझते हैं कि ये इंग्लिश डिपार्टमेंट है और ये किसी और विषय का है, ये साइकोलॉजी है, ये साइंस का है, ये लाइफ साइंस का है, इस तरीके से हमारे यहाँ ये स्कूल कहा जाता है। यहाँ बहुत विद्वान जो बहुत पढ़े लिखे और जो एक जानकार उस विषय के होते हैं बैठे होते हैं, जो किसी प्रोग्राम के प्रति अपना पूरा समय देते हैं और उस प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए किताब लिखते हैं या किताबों की एडिटिंग करते हैं। उस सारी प्लानिंग करने के बाद सब कुछ जब कंप्लीट होता है तो आपका एक प्रोग्राम लॉन्च होता है और यूनिवर्सिटी जो है वो उसको स्टूडेंट के लिए समर्पित कर देती है। तो ये ऐसे स्कूल हमारे पास 21 हैं। आप सब देख रहे होंगे कि इस स्लाइड में हमारे 11 स्कूल दिख रहे हैं जिसमें डिफरेंट स्कूल्स के अलग अलग प्रोग्राम हैं। जो आपके लिए हैं वो मैंने रेड कर दिए हैं। आपका प्रोग्राम जो है स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन के थ्रू ही रन हो रहा है। आपकी सारी किताबें, आपके असाइनमेंट, आपके क्वेश्चंस ये स्कूल ही लिखते हैं या टाइम टू टाइम उसको अपडेट करते हैं। बाकी के और जो 21 हमारे बचे हैं ये सारे ये स्कूल्स हैं जिसमें अलग अलग प्रोग्राम्स हैं हमारे। इस तरीके से ये सारे स्कूल मिलके हजारों ऐसे प्रोग्राम हैं जो अलग अलग लेवल पे, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो या कृषि का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हमारे प्रोग्राम्स हैं। अब आपको आपके प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन तो मिलना चाहिए क्योंकि हम सब अपने व्यक्तिगत परिचय दे चुके हैं। जो आज का मेन हमारा गेस्ट हो कहिए या जो मेन जानकारी हमें चाहिए वो हमारे प्रोग्राम के लिए चाहिए। तो सबसे पहले आपके प्रोग्राम का नाम क्या है। तो आप अगर पीजीडीआरडी के स्टूडेंट हैं तो आपका उसका प्रोग्राम का नाम पहले पता होना चाहिए कि वो नाम क्या है, पीजीडीआरडी क्या स्टैंड करता है। आप देख रहे होंगे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट, ये बार बार आपने सुना होगा। इसको एक कोड से हम डिनोट करते हैं जो शॉर्ट में हम पीजीडीआरडी कहते हैं। हमने स्कूल के बारे में बता दिया है। दूसरी बात ये आ रही है आपके सामने कि मिनिमम ड्यूरेशन आपका 1 साल है। कोई भी डिप्लोमा प्रोग्राम 1 साल का होता है और इस अवधि में आप एलिजिबल हो जाते हैं इस प्रोग्राम को पूरा करने के लिए। अगर आपके पास किसी कारण से कोई समस्या की वजह से आप 1 साल के भीतर नहीं कर पाते हैं तो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको 4 साल दिया जाता है, यानी 3 साल और ज्यादा आप इसको पढ़ सकते हैं और अपने बचे हुए जो कोर्स कोड होते हैं उसको क्लियर कर सकते हैं। अब बची बात माध्यम की। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमारे इंग्लिश मीडियम में ही करते हैं पढ़ाई, उनके लिए हिंदी कठिन होता है। लेकिन आप सब लकी हैं कि ये प्रोग्राम जो है दोनों ही माध्यम से पढ़ी जा सकती हैं, हिंदी या इंग्लिश दोनों। अगर आप मीडियम का चुनाव करते हैं उस समय आप अगर इंग्लिश पढ़ेंगे तो आपकी किताबें आपके पास इंग्लिश में जाएंगी, हिंदी का चुनाव किया है अगर तो आपको किताबें हिंदी में मिलेंगी।
दूसरा जो हमारे मास्टर्स के स्टूडेंट हैं वो बहुत सारी संख्या में हैं, और वो है मास्टर ऑफ आर्ट्स इन रूरल डेवलपमेंट। इसको आप प्रोग्राम कोड इसका MARD बोलते हैं। स्कूल आपका सेम है। इसका मिनिमम ड्यूरेशन जो है बाकी के सारे MA प्रोग्राम की तरह 2 साल है, और 5 साल इसको मैक्सिमम ड्यूरेशन दिया गया है। अगर आप 2 साल के भीतर नहीं कर पाते हैं तो आप 5 साल के अंदर इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसका भी माध्यम इंग्लिश और हिंदी दोनों ही है, आपको कोई समस्या ही नहीं होती है। अब आप PGDRD के उन कोर्स कोड्स के बारे में जानिए जो आपने अभी लिए हैं। उसमें कुछ ऐसे कोर्स कोड थे जो कंपल्सरीली आपको लेने थे, और कुछ ऐसे थे जिसको आपको करना पड़ेगा, आपके चॉइस पे आपको मिलता है। तो कंपल्सरी कोर्स में MRD 101, 102 ये सारे कोड हैं जो कोर्स कोड कहलाते हैं, और इसके बगल में जो हमने नाम लिखे हैं वो है उसका कोर्स टाइटल। जैसे प्रोग्राम का नाम था, प्रोग्राम का कोड था, यहाँ कोर्स का कोड है, और ये कोर्स का नाम है या उसका टाइटल है। और ये सामने में जो 6 क्रेडिट लिखा हुआ है, CR लिखा है हमने, इसका मतलब ये होता है कि ये इसको यूनिवर्सिटी ने 6 क्रेडिट दिए हैं, और इस क्रेडिट के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। जिस तरीके से अभी पहले शुरू में हम जान लेते हैं कितने सारे कोर्स कोड हैं। आपके ऑप्शनल कोर्स जो थे उसमें 3 कोर्स कोड आपने देखे होंगे, जिसमें से किसी एक को आपने चुना होगा। तो अभी 3 आपके कोर कोर्स जो कंपलसरी थे 6 क्रेडिट के, 18 क्रेडिट वहां हो गए थे, और एक ऑप्शनल कोर्स आपने चुना होगा जो एक 6 क्रेडिट का होगा। इसके अलावा ये आपको दिख रहा होगा प्रोजेक्ट वर्क, ये ऑप्शनल था। ये प्रोजेक्ट और कंपलसरी 4 जो आपके हो गए, वो इसमें एक RDD 5 है जो आपको हम या आपके पास कोई जानकारी नहीं है। तो आज का जो मेन उद्देश्य है हमारा इस मीटिंग को अरेंज करने का, वो सिर्फ इस RDD 5 पे ही बेस्ड है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सब इस RDD 5 के वो जो मैंने पीछे से एक्सपीरियंस किए हैं बाकी स्टूडेंट्स के साथ में जो प्रॉब्लम हो रही है वो ना आए, इसलिए मैं ये RDD 5 पे ज्यादा ध्यान दूंगी और आगे भी आपको बताती रहूंगी। इस तरीके से आप देखें कि 36 क्रेडिट टोटल हो रहे हैं। A, B, C हमने लिखे हैं, और A और B और C तीनों के क्रेडिट्स को जोड़ते हैं तो 36 क्रेडिट का मतलब ये होता है कि पूरे प्रोग्राम को यूनिवर्सिटी ने 36 क्रेडिट दिए हैं। इस क्रेडिट के बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। अब बात ये होती है कि जब आप एडमिशन लेते हैं, फिर आप किताब आपको मिल जाती है। जैसे अभी हमने आपको E-बुक्स उपलब्ध करवा दी हैं, आप सबने डाउनलोड भी किया होगा और पढ़ाई भी शुरू कर दी होगी। अब जब पढ़ने लगते हैं तो सबसे पहले ये बात आती है कि ये पढ़ाई करने के बाद हमको असाइनमेंट लिखना होता है। जिस तरीके से आप प्रोजेक्ट की तैयारी शुरू करते हैं शुरुआत से ही, असाइनमेंट लिखना भी बहुत शुरू से ही शुरू करना चाहिए। और आप जब क्वेश्चन डाउनलोड करेंगे तो हर एक कोर्स कोड के बगल में मैक्सिमम मार्क्स और उसको जमा करने का कौन सा मंथ है या डेट है वो भी उस पर लिखा होता है। तो जनरली स्टूडेंट उसको फॉलो नहीं करते हैं, और हम लोग टर्मेंट के हिसाब से बता दे रहे हैं कि इनको जमा करने, जिसने जनवरी में एडमिशन लिया उसको सितंबर तक जमा करना चाहिए, क्योंकि वो एलिजिबल होते हैं टर्मेंट दिसंबर के एग्जाम के लिए। और जो जुलाई में एडमिशन लेता है जुलाई सेशन में, वो मार्च में जमा करता है, और टर्मेंट जून के लिए वो एलिजिबल होता है। अब ये असाइनमेंट का क्वेश्चन कहाँ मिलेगा आपको? तो आपको सबसे पहले ये आदत डालनी होगी कि हमारा मेन वेबसाइट जो इग्नू का है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है ignu.ac.in, उस पे आप जाएंगे और ये आदत में शामिल कर लें कि जैसे आप हर चीज अपना व्हाट्सएप चेक करते हैं या आप अपने मैसेजेस देखते हैं, उसी तरीके से आप वेबसाइट पे हर दिन जाएंगे, और 1 दिन या 2 दिन अल्टरनेट कभी भी आप जब टाइम मौका मिले तो आप जरूर विजिट करें। सारे अपडेट्स, जितने स्टूडेंट के क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो, असाइनमेंट हो या प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो या सबमिशन का डेट हो, री रजिस्ट्रेशन के लिंक हो, सभी कुछ आपको वहाँ एक बार जाने से ही मिल जाता है। अब अलग अलग सेक्शंस को आपको खोल खोल के देखना है कि इस जगह पे मुझे कौन सी जानकारी मिलेगी, जो आप घूमते 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 आपको सारा कुछ पता चल जाएगा कि इस वेबसाइट का कौन सा ऐसा प्लेस है जो क्या इन्फॉर्मेशन देता है। इसी तरीके से आप अगर डाउनलोड्स में जाएंगे तो आपको असाइनमेंट आपके सेशन के ही डाउनलोड करने हैं, क्योंकि प्रीवियस जो होते हैं वो उस सेशन के स्टूडेंट के लिए होते हैं। अगर आपने अभी एडमिशन लिया है तो आपके क्वेश्चंस के नीचे में उसमें लिखा होता है सेशन भी आपका जनवरी 2021 जो होगा उसके ही साथ में आप अपना क्वेश्चंस को डाउनलोड करेंगे। एक बार जब वो डाउनलोड हो जाता है तो उसकी प्रिंट आउट लेके आप अपने पास फाइल में रख लेंगे। उसके बाद जितने सारे आपके कोर्स कोड हैं
उसको आप पढ़ना शुरू करेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करते समय जो कोई भी डाउट होता है वो तो आपके काउंसलिंग में डिस्कस किए जाते हैं। असाइनमेंट लिखने के लिए अगर आप चाहें तो कुछ रेफरेंस बुक भी लेते हैं, कुछ वेब का भी सहायता लेते हैं, गूगल से भी सर्च करते हैं और आप अपने लैंग्वेज में हैंड रिटन असाइनमेंट ही तैयार करते हैं। और वो असाइनमेंट जो है टाइम पे जब आपको बताया जाता है कि आप दिसंबर में एग्जाम देना चाहते हैं तो आप सितंबर तक जरूर जमा कर दीजिए। ये आपको जमा करना पड़ता है। वो जमा करने की जो जगह है वो है स्टडी सेंटर, जो हमेशा हार्ड कॉपी में सबमिट लेते हैं। सबमिशन के साथ ही आपको अपना सबमिशन का रिसिप्ट भी लेना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर आपका मार्क्स अपडेट नहीं होता है तो सबसे पहले हम ये पूछते हैं कि आपने कब सबमिट किया था। आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए कि हमने सबमिट भी किया था या नहीं किया था। इस तरीके से अगर असाइनमेंट आप लिखना शुरू करेंगे तो आपके सबसे पहले जब आप बनाने जाते हैं तब आप फोन करते हैं कौन सा पेपर यूज करें, कौन सा पेन यूज करें, एक साइड लिखें या दोनों साइड लिखें। बहुत तरह के मन में बात तब आनी शुरू होती है जब आप लिखने जाते हैं। इसके लिए है कि आप A4 साइज पेपर करें और वो दोनों साइड लिख सकते हैं। अगर मोटा पेपर है आपका, बहुत पतला या थिन पेपर जो होता है उसमें दाग आ जाती है पीछे में, तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि एक साइड ही लिखिए, दूसरे साइड को छोड़ दीजिए अगर आपका थिन पेपर है। अगर आपने कुछ अच्छी क्वालिटी के पेपर इस्तेमाल किए हैं तो आप दोनों साइड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, पर मार्जिन दोनों साइड में छोड़ना चाहिए। अगर इवैल्यूएटर ने उसको कहीं भी टिक लगाया है या कोई कमेंट लिखना चाहता है तो उसको थोड़ा ऐसा स्पेस देना चाहिए कि वो उसमें कुछ अपना रिमार्क लिख सके। इस तरीके से असाइनमेंट जो है ये मैंडेटरी है। अगर आप काउंसलिंग ना भी करेंगे, अगर आप नहीं अटेंड करते हैं तो अटेंडेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर असाइनमेंट जो है वो मैंडेटरी है हमारा कंपोनेंट। जब तक आप असाइनमेंट नहीं जमा करेंगे आपका जो टर्म एंड का एग्जामिनेशन है उसका रिजल्ट अपडेट नहीं होता है। आप हमेशा देखेंगे कि आपके थ्योरी के मार्क्स चढ़े हैं और असाइनमेंट का पोर्शन जो है वो खाली है और इधर नॉट कंप्लीटेड भी लिखा हुआ है। अब बात आती है कि हम जो असाइनमेंट इवैल्यूएट करेंगे तो वो कितने मार्क्स के हम क्वेश्चन देते हैं और उसका इवैल्यूएशन होगा तो उसके कितने वेटेज होंगे। अगर आपने असाइनमेंट लिखा है वो क्वेश्चन 100 मार्क्स का है, वो आपके क्वेश्चन पेपर पे लिखा होता है, पर 100 मार्क्स में इवैल्यूएट होने के बाद उस जो मार्क्स आप ऑब्टेन करते हैं उसका 25% मार्क्स जो है वो आपके ग्रेड कार्ड में जोड़ा जाता है, जो आपने टर्म एंड एग्जामिनेशन को देने के बाद ऑब्टेन किए हैं उसके साथ में उसको जोड़ के फाइनल रिजल्ट बनता है। तो कभी भी असाइनमेंट के जो मार्क्स आएंगे उस पर बहुत उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, गंभीरता से लेंगे तो शायद आप टर्मेंट की तैयारी अगर अच्छे से नहीं किए हैं या आपको किसी वजह से कम मार्क्स आए हैं तो ये आपको मदद देगा आपके अच्छे ग्रेड लाने में। तो असाइनमेंट लिखना और असाइनमेंट को बहुत अच्छे तरीके से अपने पूरी जानकारी के साथ जमा करना ये बहुत जरूरी है और टाइम बाउंड एक्टिविटी है, तो आप जब चाहेंगे तब असाइनमेंट जमा नहीं होता है। अगर आप एक बार फेल कर गए, आप नहीं दे पाए, तो फिर अगले सेशन के साथ ही आपको नया असाइनमेंट डाउनलोड करके फिर लिखना पड़ता है। ये असाइनमेंट से रिलेटेड हर किसी के लिए, ये पीजीडीआरडी के लिए कॉमन है, ये एमएआरडी के लिए भी सेम बात है, इसलिए मैं अलग से कुछ नहीं बताऊंगी दोनों का। ये हमारा एक रेगुलर एक्टिविटी है जो हमारा होता ही रहता है, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन प्रोसेस है। अब हम आते हैं प्रोजेक्ट वर्क पे, जो सबसे मेन है पीजीडीआरडी के लिए कि 1 साल के प्रोग्राम में इस साल अगर आपने जनवरी में एडमिशन लिया है और आज आप देख रहे हैं जून हो चुका है, इसका मतलब आप 6 महीना अभी तक आप अपना गवा चुके हैं। अभी तक कुछ भी वो सारी चीजें कोरोना की वजह से नहीं हो सकी जो आपको मिलनी चाहिए थी, पर आपके पास जिस तरीके से हमने ई बुक्स दिए हैं, ई कंटेंट के थ्रू आप RDD5 को डाउनलोड कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो, और चाहे तो आप अपने लैपटॉप पे पढ़ें या मोबाइल पे पढ़ें, अंडरलाइन करके पढ़ना शुरू कर दें। और RDD5 का काउंसलिंग सेशन अटेंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जो इस प्रोजेक्ट वर्क को कैसे करेंगे, जो आप ये फोन करके मुझे बताते हैं कि हमको समझ नहीं आ रहा है कि हम इसमें करें क्या, क्या करना है, किससे मिलना है, ये सारी चीजें जो है ना उससे उन क्लासेस में ही डिस्कस हो जाती है कि आपको किस तरीके से ये प्रोजेक्ट बनाना है, कैसे शुरुआत करेंगे, आपको कौन कौन सी यूनिट्स में कहाँ कहाँ आपको क्या लिखे गए हैं इस रिसर्च को करने के लिए, उसका डिजाइनिंग कैसे होगा, सिनॉप्सिस कैसे लिखते हैं, टूल्स क्या होता है, डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं, या इन डाटा को कलेक्शन के बाद हम कैसे एनालाइज करेंगे, फिर कंक्लूजन कैसे लिखें, ये सारी चीजें आपको थ्योरी क्लासेस में बता दी जाती हैं। उसके बाद आप फ्री हो जाते हैं अपना रिसर्च प्रपोजल बनाने के लिए।
अब क्या स्टेप्स हैं, जब आप प्रोजेक्ट, आपको थ्योरी भी मिल जाएंगी, 6 क्लासेस जो आपकी हैं वो आपको बता दिया जाएगा। अगर कभी भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये क्लास शेड्यूल हुआ है तो आप जरूर अटेंड करेंगे इसको। आप देखेंगे कि हमने ये बताया है बहुत ब्रीफ में, क्लास में तो बताया ही जाएगा। सबसे पहला काम ये होता है कि जो भी आप किसी भी प्रोग्राम में जब जाते हैं, अगर कोई प्रोजेक्ट वर्क होता है तो आपको अपने एरिया से रिलेटेड टॉपिक ही सिलेक्ट करना चाहिए, और वो ऐसा होना चाहिए टॉपिक जो थोड़ा कैची हो, जिस पर किसी का भी ध्यान आकर्षित हो कि हम इसको पढ़ें या इसको इस पर काम करने में मन लगे, इंटरेस्टिंग हो। तो आपका सिलेक्शन ऑफ टॉपिक जो है ना, वो सबसे पहला काम होता है। आप खुद अपने आप से भी इसको करते हैं, कभी आप अपने सुपरवाइजर का हेल्प भी लेते हैं, या घर में कोई सीनियर है जिसने पहले किया वो भी आपको सजेस्ट करता है। तो पहला काम जो है आप अपना सिलेक्शन करेंगे टॉपिक का। उसके बाद दूसरा काम है कि आपको अपना प्रपोजल बनाना पड़ता है, उसके लिए आपको एक गाइड की जरूरत पड़ती है। प्रोजेक्ट गाइड के लिए हमेशा आपको अपने कोऑर्डिनेटर के संपर्क में होना पड़ेगा। वो कोऑर्डिनेटर जानते हैं कि कितने काउंसलर इस प्रोग्राम के हैं जो एलिजिबल हैं आपके प्रोजेक्ट गाइड बनने के लिए। आपको उस गाइड का नंबर दे दिया जाता है, या आपको फेस टू फेस उनसे मुलाकात करा दी जाती है और आप उनके साथ डिस्कशन करते हैं। लेकिन आप सब जब इस उम्मीद से आते हैं कि जब ये हम प्रपोजल बनाए तो पूरा का पूरा प्रपोजल हमारा गाइड बना देगा और पूरी चीजें हमको वो बताएगा, फिर हम लिखेंगे, या फिर वो बना के ही दे देगा, यहाँ तक भी आप उम्मीद करते हैं। तो अगर इस तरीके से आप करेंगे तो आपका ये प्रोग्राम जो है 3-4 साल तक लटकता रहेगा, आप दूसरे के भरोसे ही रह जाएंगे। आपको प्रोजेक्ट वर्क करने के लिए एक प्रोजेक्ट गाइड भी दिया जाता है आपकी किताबों के साथ में। आप पहले शुरू दिन से ही पहले प्रोजेक्ट गाइड को पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद ही आपको ये पता चलेगा कि आपको कौन कौन सी एक्टिविटी कब कब कैसे कैसे करनी है। अब थोड़ी बहुत जो कंफ्यूजन रहती है वो आपके सुपरवाइजर कर देते हैं। उसके बाद सारा काम आपको खुद करना है, आपको डाटा भी खुद कलेक्ट करना है। उस डाटा को कलेक्ट करने के लिए आपके कौन से टूल्स हैं वो तो बता देंगे आपके सुपरवाइजर, पर उस टूल्स को कैसे उपयोग में लाना है वो आप खुद करते हैं। जब डाटा कलेक्ट हो जाता है, कलेक्ट होने के बाद फिर आप उस डाटा को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, और वो कौन सा डाटा है, आपको कौन सी टेक्निक से उसकी एनालिसिस की जाएगी। आपके वो जो पेपर्स हैं थ्योरी वाले, उसमें सब लिखा रहता है, उसके आधार पे ही आप उसका एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद जो कंक्लूजन आता है, उस कंक्लूजन को लिखने के बाद आप उसको टाइप करते हैं, उसको कहते हैं रिपोर्ट राइटिंग। जितनी भी एक्टिविटी आपने की है वो फाइनल प्रोजेक्ट बनाते समय आप उसको टाइप करके एक जगह इकट्ठा करते हैं, और उसके बाद आप उसको सबमिट करने की तैयारी करनी शुरू करते हैं। वो होता है आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट। आपने सबसे पहले शुरुआत में बनाया था सिनॉप्सिस, उसको कहते हैं प्रोजेक्ट प्रपोजल, जो एक ब्लूप्रिंट है। पूरी एक्टिविटी आप कैसे करेंगे इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, वो उसमें आप लिखते हैं, और वो लिखने के बाद आपको अपने ही सुपरवाइजर से उसको अप्रूव कराना होता है कि आपने जो कुछ भी लिखा है वो बिल्कुल सही है, आपका फ्रेम जो है वो बहुत सही है। हम आप उनसे अप्रूवल लेने के बाद काम आगे बढ़ाते हैं, और काम बढ़ाने के साथ ही आप वहां तक पहुंच जाते हैं कि आप उसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट की तरह से उसको प्रोड्यूस कर सकें। अब जब ये प्रोजेक्ट बन जाता है तो बनने के बाद जो आप प्रिंट निकालने जाते हैं तो किस तरीके से उसको लिखना चाहिए और कैसे पेपर्स पे लिखना चाहिए वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। आप सब इसको ध्यान से देख लेंगे। मैंने ये बताया है कि 60 से 70 पेज में होना चाहिए। सिनॉप्सिस के लिए लोग फोन करते हैं मुझे, कितना पेज में हम सिनॉप्सिस लिख सकते हैं, कितना पेज में 100, 150, 200, 300 कुछ बताइए। हमें थीसिस नहीं लिखनी है, ये छोटा प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है जो आप छोटे छोटे टॉपिक्स पे करते हैं और बहुत जल्दी उसको कंप्लीट कर पाते हैं, क्योंकि एक साल के प्रोग्राम में आप कितनी मोटी थीसिस लिख पाएंगे, और एक साल में भी आपके लिए बहुत कम समय होता है। 6 क्रेडिट का प्रोग्राम है, तो इसमें एक कोर्स कोड है, तो इसको आप करेंगे तो बहुत ज्यादा नहीं, 60 से 70 के बीच में रखेंगे। A4 साइज पेपर लेंगे और वो डबल स्पेस देंगे हर एक वर्ड के साथ में। इस तरीके से वो नीट एंड क्लीन और क्लियरली विजिबल होना चाहिए ताकि कोई भी उसको आसानी से पढ़ सके और पढ़ने के बाद वो इम्प्रेसिव भी लगे। अब ये जब आप जमा करने जाते हैं तो 2 चीजें उसके साथ में लगानी पड़ती हैं आपको, जो आपके प्रोजेक्ट गाइड में लिखा हुआ है कि इस प्रोजेक्ट के साथ में आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट इंक्लूड करने हैं। ये दोनों सर्टिफिकेट जब तक आप सबमिट नहीं करेंगे, आपको इसको भेजना पड़ता है दिल्ली हेडक्वार्टर स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन में। ये फिर आपको वापस चला आता है कि आपने अपने गाइड का वो सर्टिफिकेट नहीं लगाया, या आपने डिक्लेरेशन नहीं दिया कि आपने कहीं से चोरी नहीं की है, ये आपने खुद किया है। तो ये दोनों सर्टिफिकेट जो है ना, उसके फॉर्मेट्स वहाँ उपलब्ध होते हैं आपके प्रोजेक्ट गाइड में,
उसको आप भरते हैं, साइन करते हैं और आपके जो सुपरवाइजर है वो भी उसको लिखते हैं कि हाँ ये जेन्युइन वर्क है, इसे मैंने कराया है, और साइन करने के बाद ही ये कंप्लीट हो पाता है। ये दोनों पेपर कहाँ लगेंगे, कैसे लगेंगे, वो सारा आपके प्रोजेक्ट गाइड में लिखा है। आप उसको ध्यान से देख के ही इसकी बाइंडिंग कराएंगे, और बाइंडिंग कराने पर भी आपको उसमें सब कुछ लिखना चाहिए। आपका इनरोलमेंट नंबर, आपका प्रोग्राम ऑफ स्टडी क्या है, और उसके बाद आपका नाम और एड्रेस क्या है। अगर सपोज आपका वो रिजेक्ट होता है या किसी करेक्शन के लिए या कभी इस तरीके से पहुंच ही नहीं पाया तो आपके एड्रेस पर रिटर्न हो जाए, तो क्लियरली उसमें एड्रेस लिखिए विद पिन कोड, ताकि वो आपको सही तरीके से मिल जाए। और हमेशा ये आपको हम बताते हैं या फिर आपको लिखा भी मिलेगा कि स्टूडेंट को असाइनमेंट भी और अपना प्रोजेक्ट भी डबल कॉपी बनानी चाहिए। अगर आप सिंगल बनाते हैं, किसी कारण से अगर खो जाता है या आपसे दोबारा उसको सबमिट करने के लिए कहा जाता है, तो आपके पास एक स्टूडेंट कॉपी होनी चाहिए और दूसरी आप जो साइन कराते हैं वो उसको डायरेक्ट भेज देते हैं। पर ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट कॉपी जो होगी उसमें आपके सुपरवाइजर का सिग्नेचर नहीं होगा या फिर आपका डिक्लेरेशन नहीं होगा। एज इट इज आप बनाएंगे, और सिनॉप्सिस को भी 2 बनाएंगे, 2 कॉपी अपने पास में एक रखेंगे और एक को उसके साथ अटैच करना होता है, जो आपको आपके काउंसलर बताएंगे या सुपरवाइजर बताएंगे। तो हमेशा अपने पास एक रिटर्न करेंगे और एक भेजेंगे, और जो एड्रेस आपको दिया गया है उस प्रोजेक्ट गाइड में उस सेम एड्रेस को ढंग से लिखेंगे, बोल्ड लिखेंगे, ताकि वो टाइम पे पहुंच सके। ये एड्रेस है जो आपके इसमें प्रोजेक्ट गाइड में लिखा हुआ है, स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन, जिसका भी सर जिक्र कर रहे थे। ये एक ऐसे डिवीजन है हमारी जो सारी एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज, जहाँ भी जो कुछ भी हम कंडक्ट करते हैं, या वो असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट करने हो या प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन कराना हो, उसके मार्क्स अपडेट कराना हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा डिवीजन है हमारे इग्नू का। और यहाँ भेजना किसको है, 2 में आप लिखेंगे रजिस्ट्रार, स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन, इग्नू मैदानगढ़ी, न्यू दिल्ली, और पिन कोड जरूर लिखेंगे। अब आप देखिए इसको भेजना कब तक होता है। जैसे आपने अभी जनवरी में एडमिशन लिया है, तो आपको नवंबर के महीने तक टाइम दिया जाता है। अभी ये सारी चीजें जो लेट चल रही हैं, इसमें हो सकता है ये दिसंबर भी हो, ये जनवरी तक भी आपको एक्सटेंड करके डेट मिले, लेकिन जो प्रैक्टिकली ये देखा जाता है कि हमेशा आपको नवंबर के पहले भेज देना है, ताकि वो उसमें अगर कोई कमी है या कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें और इंक्लूड करने की जरूरत पड़ रही है, तो फिर आपको उस समय पे आप क्लियर कर पाते हैं। नहीं तो फिर आपको अगले सेशन के साथ इस प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन किया जाता है, जिससे आपका रिजल्ट लेट से निकलता है। इसके बाद हम जब असाइनमेंट कर लेते हैं, प्रोजेक्ट कर लेते हैं, काउंसलिंग क्लासेस भी हो जाती है, तो आती है टर्म एंड एग्जामिनेशन, जिसको हम थ्योरी एग्जाम कहते हैं। वो एग्जामिनेशन देने की बारी आती है। तो हमेशा अभी सर ने भी आपको बताया था कि जो इग्नू है वो 2 बार पूरे साल में एग्जाम कंडक्ट करती है। एक होता है हमारा दिसंबर का महीना, जो पूरे दिसंबर एग्जाम लेते हैं, और पूरे जून जो होता है वो टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए जाता है। 1 से 30 तारीख तक शेड्यूल होते हैं हमारे एग्जामिनेशन, और वो एग्जामिनेशन सेंटर पे स्टूडेंट जाके अपने ही शेड्यूल डेट और टाइम के साथ जाके स्टूडेंट अपनी कॉपी लिखता है, और फिर उसके पेपर्स खत्म हो जाते हैं। ये तो बहुत बेसिक जानकारी है, लेकिन स्टूडेंट को कब एग्जामिनेशन फॉर्म भरना चाहिए, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो कब एलिजिबल होता है कि वो इसको एग्जामिनेशन देने दिया जाएगा। जो 6 मंथ्स के कोर्स होते हैं हमारे, वो तो 6 महीने में ही, जो जनवरी में एडमिशन लिया है वो जून में एग्जाम देगा और वो उसका क्लियर हो जाएगा। पर जो पीजी डिप्लोमा या डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं, या हमारे 1 साल से ज्यादा के अवधि वाले प्रोग्राम्स हैं, उसके लिए स्टूडेंट को करना होता है कि उनको पहले 1 साल पूरा करना होता है अपना स्टडी पीरियड। 1 साल पूरा कब होता है, जिसने जनवरी में एडमिशन लिया है उसका दिसंबर होगा, जिसने जुलाई के सेशन में एडमिशन लिया होगा उसका अगले जून में पूरा होता है। अब इसी तरीके से आपको एग्जामिनेशन की लिंक भी उपलब्ध कराई जाती है, या असाइनमेंट सबमिशन की लिंक भी हमारे इग्नू की वेबसाइट पर डाला होता है। वो मंथ होता है जिसने जनवरी में एडमिशन लिया उसको सितंबर में जमा करना होगा, और जिसने जुलाई में एडमिशन लिया होगा उसको उसी तरीके से मार्च में, यानी एग्जामिनेशन से 3 महीने पहले हमारे लिंक खुल जाते हैं, जिसमें आप असाइनमेंट भी जमा करते हैं उस दौरान, या फिर आप एग्जामिनेशन फॉर्म भी करते हैं। और 1 साल से ज्यादा के जो प्रोग्राम होते हैं उस समय री रजिस्ट्रेशन की भी लिंक आती है, जिसको हम कहते हैं पुनः नामांकन। यानी आपको 1 साल पढ़ने के बाद दूसरे सत्र में जाने के लिए दोबारा से अपना नामांकन कराना पड़ता है, उसकी भी लिंक उपलब्ध हो जाती है।
एक बहुत अच्छी फैसिलिटी इग्नू दे रखी है अपने स्टूडेंट्स को, वो है एग्जामिनेशन सेंटर का चुनाव। आप अगर रीजनल सेंटर पटना के स्टूडेंट हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आप एग्जामिनेशन सेंटर पटना के ही चूज करेंगे या पटना रीजन में जहाँ कहीं भी होगा वहाँ आप चूज करेंगे। आप ऑल ओवर इंडिया में जहाँ कहीं भी रहेंगे, या फिर आपको पता है कि हमको जून के महीने में कलकत्ता या मुंबई में रहना है या मेरा कोई एग्जामिनेशन वहाँ है, तो आप सेंटर वहाँ के रीजनल सेंटर के अंतर्गत जितने एग्जाम सेंटर हैं उसको आप चूज कर सकते हैं। ये लिंक भी आपको ignu.ac.in पे जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के लिए आती है उसके गाइडलाइन में सारे सेंटर के डिटेल होते हैं, उसका एड्रेस भी लिखा होता है। आप उससे कंफर्म हो लें कि हमें कहाँ सेंटर का चुनाव करना है, आप कहीं भी जाके एग्जाम सेंटर चूज करके एग्जाम दे सकते हैं। अभी जब भी कोई फॉर्म भरे, जैसे एडमिशन से लेके अभी तक, पहले उसमें जो गाइडलाइन अटैच होता है ऑनलाइन भरते समय, सबसे पहले उसका एक इम्पोर्टेंट काम यही होता है कि आप शुरू से अंत तक उसको ध्यान से पढ़ेंगे, नोट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर अपना फॉर्म खोलेंगे और उसको टाइमली भर के सबमिट करेंगे। उसमें रिक्विजिट फी जो पहले हमारे 150 रुपए से अब बढ़ के 200 रुपया हो गया है, पर कोर्स 200 रुपए आपको लगते हैं। इस तरीके से आप एग्जाम फॉर्म भरने के बाद सबमिट करने के पहले पेमेंट करते हैं, और पेमेंट करने के बाद जो कंफर्मेशन आती है आपके सक्सेसफुली सबमिशन की, या तो उसकी स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे या फिर आप अपने मोबाइल से फोटो खींच लें, जो कुछ भी पॉसिबल हो, पर कुछ एक अपने पास में प्रूफ रखना चाहिए कि हमने भर दिया है। या फिर पेमेंट की जो डिटेल होती है वो भी रखना चाहिए। अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आती है, ऐसे आती तो नहीं है, पर अगर आएगी तो वो आपको हेल्प करेगा कि हमने किया है, ये फॉर्म भरा है। अब बात आती है एग्जामिनेशन से पहले आपको हॉल टिकट दिया जाता है। जैसे आप कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी में एडमिट कार्ड लेके जाते हैं एग्जामिनेशन देने के लिए, हमारे यहाँ हॉल टिकट मिलती है। उस हॉल टिकट के साथ में अपना आई कार्ड और हॉल टिकट दोनों लेके आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाते हैं। अगर आपके साथ आई कार्ड नहीं होता है तो आपको सेंटर वाले बैठने नहीं देते हैं एग्जामिनेशन में, या फिर डिमांड करते हैं कि आप घर से मंगवाइए। तो जब कभी भी आप एग्जाम सेंटर पे जाएंगे तो ये हॉल टिकट जो हमारे इग्नू वेबसाइट पे एग्जामिनेशन शुरू होने के कम से कम 2 हफ्ते पहले डाल दिया जाता है। स्टूडेंट अपना प्रोग्राम और एनरोलमेंट नंबर डाल के उसको डाउनलोड करता है, उसकी प्रिंट आउट लेता है, उसके बाद फिर वो अपने एग्जामिनेशन के डेट्स और सेंटर्स कंफर्म करता है कि किस किस दिन हमारे एग्जामिनेशन है और कहाँ है। उस तरीके से आप अगर डाउनलोड कर लेंगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये टर्म एंड एग्जामिनेशन कितने के हैं, जैसे आपने अभी देखा होगा कि 100 मार्क्स के असाइनमेंट आपने लिखे, उसके 25% वेटेज हमने आपको इसमें दिए, टर्म एंड एग्जामिनेशन के साथ जोड़ के उसका वेटेज दिया है। अब थ्योरी एग्जामिनेशन जब हम देते हैं तो वो भी 100 नंबर का होता है, पर 100 नंबर के एग्जामिनेशन में आपने जितने मार्क्स ऑब्टेन किए होंगे उसके 75% मार्क्स जो है आपको आपके ग्रेड पे अंकित कर दिए जाते हैं, प्लस जो आपने 25 मार्क्स जो पहले अर्जित किए थे वो दोनों जोड़ के फिर फाइनल मार्क्स बना के वो आपके क्रेडिट कार्ड पे डाल दिए जाते हैं। जो आपके समझ में बाद में आता है, आपको लगता है कि आपको 100 में इतना मार्क्स आया है, पर 100 में नहीं, उसका जितना मार्क्स आया है उसका वो परसेंटेज मार्क्स दिखता है उसमें। और ये आपके प्रोग्राम में कभी भी मार्क्स नहीं रहेगा, पूरा ऊपर से नीचे तक सब ग्रेड भरा होगा। तो आपके कौन से ग्रेड होंगे जो आपको पता चलेगा कि हम पास कर गए, या कौन सा ग्रेड होगा जो आपको लगेगा कि हमने इसको क्वालिफाई नहीं किया, मुझे दोबारा देने की जरूरत है, वो हमने इस स्लाइड में आपको बताया है। आप चाहें तो इसकी एक फोटो ले सकते हैं, या फिर मैं ये आपको एक ग्रुप में अपनी पीपीटी ही शेयर कर दूंगी ताकि आपको फ्यूचर में देख देख के काम करने में बने। तो आप ये देख लेंगे कि हमने यहाँ पे लिखा है कि ग्रुप में ग्रेड डी जो है वो मिनिमम है, इससे कम आएगा तो आप फेल हो जाते हैं। अगर आपने कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन के दौरान अगर असाइनमेंट लिखा उसमें आपको इवैल्यूएटर ने ग्रेड डी दिया है, यहाँ तक तो ठीक है कि ग्रेड डी है, आप पास है, पर अगर आपने थ्योरी में भी ग्रेड डी ले आए और यहाँ भी है तो दोनों डी मिल के आपको फेल कर सकते हैं। इसलिए हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि असाइनमेंट में कम से कम सी ग्रेड जरूर आ जाए। सी और डी मिलके आपको पास कर सकता है, पर दोनों डी जो है आपको फेल कर सकता है। इसलिए असाइनमेंट पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, और बार बार आप असाइनमेंट लिख के जमा नहीं कर सकते हैं। थ्योरी में आप फेल करेंगे, दोबारा एग्जाम देंगे, पर असाइनमेंट एक बार जमा करना चाहिए, और उसमें जब अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो फिर आप अपने जो थ्योरी के पेपर हैं उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं और उसमें ज्यादा स्कोर करके अच्छे ग्रेड लाते हैं। अभी आपने टर्म एंड एग्जामिनेशन में भी अगर डी लिया और असाइनमेंट में भी डी लिया तो आप फेल माने जाएंगे, और आपको दोबारा से या तो फिर आपको नया असाइनमेंट लिख के जमा करना होगा तो आप इम्प्रूव करेंगे, या फिर आपको टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए ज्यादा मेहनत से तैयारी करके अच्छे ए और बी ग्रेड लेके आएंगे, तो फाइनली आपको बी या सी ग्रेड मिलेगा तो आप पास हो जाएंगे। लेकिन
जो ये आपका प्रोजेक्ट है उसमें पास होने के लिए आपको ग्रेड सी चाहिए, वहां पे पास होने के लिए डी लाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे। इसलिए प्रोजेक्ट को बहुत ढंग से बनाना चाहिए और जितने आपके स्टेप्स हैं वो केयरफुली आपको बनाने हैं और सब एक भी स्टेप ना छूटे उसका ध्यान रखना है। ओवरऑल ग्रेड जो पास होने का है वो आपका सी ही है। अगर आप सी से कम लाएंगे तो आपको लगेगा कि आप सही मायने में अपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की और इग्नू ने आपको अच्छे ग्रेड दे दिए और आप फेल कर गए। फेल करने पे बार बार मौका देती है यूनिवर्सिटी, हर 1 साल के बाद से आप एलिजिबल हो जाते हैं। जब जब एग्जाम होता है तो जिन पेपर्स में आपके बैक लगे हैं उनके आप फिर से एग्जाम फॉर्म भरते हैं, फिर से पेमेंट करते हैं और उस पेपर का एग्जाम देके उसको क्वालिफाई करते हैं। पहले शुरुआत में हमने क्रेडिट सिस्टम की बात की थी। ये क्रेडिट क्या है? इस क्रेडिट से हम ये नापते हैं या हम ये अंदाजा लगाते हैं कि हमको कितने घंटे इस कोर्स को पूरा करने के लिए देने पड़ेंगे। तो आपने ये देखा होगा अभी कि अगर 6 क्रेडिट का प्रोग्राम है तो हमारे इग्नू की तरफ से 1 क्रेडिट के लिए 30 घंटे की पढ़ाई को इम्पोर्टेंट माना गया है। अगर आप 30 घंटे तक उस पर समय देते हैं, इसमें ना सिर्फ किताब खोल के पढ़ने की जरूरत है बल्कि आपने जो काउंसलिंग किया है या फिर आप अपने प्रोजेक्ट वर्क करेंगे, फिर आप असाइनमेंट लिखेंगे, जमा करेंगे, ये सारे जो है इस 30 घंटों के भीतर ही वो माना जाता है। ये एक्सपेक्टेशन है कि स्टूडेंट जो है अगर 30 घंटे डिवोट करता है अपनी स्टडी में तो वो सक्सेसफुली इस कोर्स कोड को कंप्लीट कर लेगा। इसी तरीके से अगर टोटल कोर्स प्रोग्राम जो है वो अगर 6 क्रेडिट का है या 6 से ज्यादा 40 का है तो उसको 30 से मल्टीप्लाई करके उसके आवर्स को आप डिसाइड कर सकते हैं। आप ये एक एग्जांपल देख रहे हो कि 6 क्रेडिट कोर्स के लिए आपको 180 घंटे की पढ़ाई जरूरी है, जिसमें वो सारी चीजें इंक्लूड है जो हमने अभी आपको बताई हैं। अब जो अभी तक जितनी चीजें हो रही थी वो मास्टर्स और पीजीडीआरडी दोनों के लिए कॉमन थी। अब जो सिर्फ मास्टर्स क्योंकि ये एमएआरडी वाले जो है ये ना सोचे कि मुझे तो कुछ इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया गया, सारी चीजें पीजीडीआरडी। अभी ये मास्टर्स वाले जो है वो फर्स्ट ईयर जो है इनका वो पीजीडीआरडी की तरह ही सब कुछ हो रहा है, पर इनको एक री रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। जब जिसकी जिक्र अभी मैंने पहले वाले स्लाइड में किया था कि आपको 1 साल पूरा करने के साथ ही जब आप असाइनमेंट जमा करते हैं तो एक बार फिर से आपको री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इसके बाद ही आप सेकेंड ईयर में जाएंगे और नए कोर्सेज आपको मिलेंगे। जब तक आप रजिस्ट्रेशन डिटेल अपनी निकालेंगे या स्टेटस देखेंगे तो सिर्फ फर्स्ट ईयर के ही कोर्स कोड होंगे। जैसे ही आप अपना री रजिस्ट्रेशन कराते हैं आपके उस स्टेटस में नए कोर्सेज भी चले आएंगे। वो कोर्स कौन कौन से होंगे वो मैं अगली स्लाइड में आपको बताती हूँ। फर्स्ट टाइम जब आपने एडमिशन लिया था तो जितने भी पेपर्स आपके थे वो सारे कंपलसरी थे, उसमें आपको चुनाव करने का कोई मौका नहीं दिया गया था। ये सारे 4 थे, 6 क्रेडिट के और वो 24 क्रेडिट के थे टोटल। फर्स्ट ईयर आपका 24 क्रेडिट का है। उसके साथ ही आप देख रहे होंगे कि एक डिसर्टेशन लिखा हुआ है। जिस तरीके से पीजीडीआरडी में हमने प्रोजेक्ट वर्क लिखा था 6 क्रेडिट का था, ये कोर्स कोड जो है आपका जिसमें आपको प्रोजेक्ट बनाना होगा वो है MRDP 001। ये 12 क्रेडिट के हैं, ये थोड़े उनसे ज्यादा बड़े हैं। वो पीजीडीआरडी 1 साल का कोर्स था तो थोड़ा हल्का फुल्का था, पर आपको इसमें ज्यादा समय देने की जरूरत है और ज्यादा बृहद तरीके से आपका ये डिसर्टेशन तैयार होगा, क्योंकि आपको ये दिख रहा है कि इसकी वैलिडिटी 12 क्रेडिट्स दी गई है। अगर तो ये 12 क्रेडिट्स के हिसाब से ही उस पर काम करने की जरूरत पड़ेगी आपको। आपके लिए भी सेम है कि आपको 2 कॉपी बनानी है और स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन में ही भेजना है। जब आप री रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आपके पास में ऑप्शनल कोर्सेज की लिस्ट आएगी और ये लिस्ट जो है 6 होगी और 6 में से आप कोई एक कोर्स कोड चाहें तो आप नहीं लेंगे, बाकी के 5 कोर्स कोड आप लेंगे और फिर वो 30 क्रेडिट्स के आपके ऑप्शनल कोर्स होंगे। इस तरीके से टोटल को आप मिलाएंगे, जो आपके कंपलसरी कोर्स थे, जो आपके ऑप्शनल कोर्स थे और डिसर्टेशन, ये सारे को अगर आप मिलाते हैं तो आपके टोटल प्रोग्राम की क्रेडिट बनती है 66 क्रेडिट। ये 66 क्रेडिट का प्रोग्राम जब तक आप सारे कोर्स कोड को पूरा करके नहीं करेंगे तब तक यूनिवर्सिटी आपको कोई सर्टिफिकेट या डिग्री नहीं देगी। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपने सारे क्रेडिट्स पूरे कर लिए हैं। अगर एक भी कहीं भी अगर लटका है आपको तो आप एग्जामिनेशन देके उसको क्लियर करेंगे। MRD फर्स्ट के ये सारे कोर्स कोड हैं, इसके साथ ही हमने कोर्स का टाइटल लिख दिए हैं। ये सारे टाइटल से आपको पता चलता है कि इस कोर्स कोड में आपको पढ़ना क्या है, इसमें कौन सी बातें लिखी मिलेंगी आपको। इस छोटे
हमारे हैंडबुक में भी लिखा होता है, इस पे ज्यादा हम लोग समय नहीं लगाएंगे। पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो है क्रेडिट ट्रांसफर की। अभी हमने बताया था क्रेडिट सिस्टम, ये दूसरी बात आ रही है क्रेडिट ट्रांसफर की। जो स्टूडेंट पीजीडीआरडी कर लिया, अगर उसके मन में ये इच्छा है कि वो एमए भी कर ले, तो उसके लिए एक बहुत आसान तरीका है कि उसको फिर से एमए आरडी में एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है। वो अपना क्रेडिट ट्रांसफर करवाएगा और डायरेक्ट वो फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके सेकेंड ईयर में आएगा। पर जो आपने प्रोजेक्ट पीजीडीआरडी में किया था वो आपका ट्रांसफर नहीं होता है, फिर से आपको यहाँ पे 001 था वो आपको करना पड़ेगा। बाकी के जो आपके क्रेडिट्स आपने वहां पे अर्न किए थे वो सारे ट्रांसफर हो जाएंगे। इस तरीके से आपका 1 साल भी बचेगा और आप डायरेक्ट भी अब एमएआरडी के दूसरे कोर्सेज में ऑप्ट करके आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे जो पीजीडीआरडी के लर्नर है वो हमारे अगले सेशन में जैसे ही आप ये कंप्लीट कर लें तो जरूर एमए कर लें, क्योंकि 1 साल अगर पढ़ाई कर लिए तो छोटा सा 1 साल और लगेगा और देखते देखते आपको एक एमए की डिग्री मिल जाएगी। ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए और आपके फ्यूचर के लिए भी। मुझे लगता है कि प्रोग्राम से रिलेटेड मैंने सारी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। इसके बावजूद आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी छोटी चीजें बच गई हैं, तो हमारे साथ में डॉक्टर संजय भी हैं और हमारे रीजनल डायरेक्टर भी हैं और कोऑर्डिनेटर भी हैं। हम सब मिलके आपकी उन समस्याओं को ध्यान से समझेंगे। जितनी अभी हम कोशिश करेंगे कि अभी के अभी उसका आप सोल्यूशन बता दें। अगर नहीं हो पाया तो फिर मैं ग्रुप में उसको टाइम टू टाइम जैसे आपको अपडेट देती हूँ वैसे आपको दे दूंगी। ये ग्रुप कुछ दिन तक चलेगा, फिर मैं बंद कर दूंगी। मुझे लगता है कि आपको सारी ये जानकारी जो है आपके फ्यूचर में बहुत काम आएगी और इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए जितनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। अब मुझे ये लगता है कि मैं इस प्रेजेंटेशन को बंद करके फिर आपसे डायरेक्ट रूबरू हो जाऊं। इसके साथ ही मैं ये आप सबसे कहूंगी कि आप सब इतने ध्यान से और इतना पेशेंटली सुन रहे थे, मुझे एक बार भी कोई डिस्टरबेंस नहीं, उस सब के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये जो एक्सपेक्टेशन मेरा था, जो 2-3 दिनों से मैं आपको ट्रेनिंग दे रही थी कि किस तरीके से आपको अपने इसमें मीटिंग में रहना है, उसको आपने बहुत अच्छे से निभाया है। आपने अगर चैट बॉक्स में कुछ लिखा है तो हम लोग उसको अभी 1 to 1 बात करेंगे और जिसको बोला जाएगा वही अपना माइक्रोफोन ऑन करेगा। ऐसा नहीं कि कोई एक पूछ रहा है, बहुत थोड़ी देर के लिए होगा वो भी, क्योंकि सारे बच्चे जो हैं वो यही पूछेंगे कि किताब कब मिलेगी। ये पहला सवाल है आप सबका। हमने अभी तक ई बुक दिया हुआ है, आप सब अपनी किताब से परिचित हो चुके हैं, पढ़ाई भी शुरू कर चुके हैं। अभी टेक्नोलॉजी इतना आसान हो गया कि किताब शायद अपने साथ लेके कहीं नहीं जाएंगे, पर आप अपने लैपटॉप या अपने आईपैड में या किसी भी मोबाइल में डाउनलोड करके रखे हैं तो आप कहीं भी जाके उसको पढ़ सकते हैं। तो किताब से ज्यादा आसान जरूर वही होता है। मुझे तो पढ़ने में बहुत मजा आता है, अपने लैपटॉप की किताबों को खोल के अंडरलाइन करना, उस पर कुछ लिख लेना। आप सब भी थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो बहुत मन लगेगा। जब तक कि आपको वो किताब नहीं मिल रही हार्ड कॉपी स्टडी सेंटर की तरफ से या रीजनल सेंटर आपको इन्फॉर्म नहीं कर रहा है या हेडक्वार्टर आपके एड्रेस पे नहीं पहुंचा रहा है, तब तक आप उसका भरपूर उपयोग करिए। और जैसे ही वो आपके पास आ जाता है आप फ्रीली जब चाहें तो किताब को खोल के किताबों की तरफ पढ़ सकते हैं। पर ये सवाल मत पूछिए कि अभी कैसे होगा, कब आएगा, क्योंकि जो डिस्पैच है हमारा वो बहुत बुरी तरीके से अफेक्टेड है। हमारे नए स्टाफ आते हैं रीजनल सेंटर में, नए हेडक्वार्टर में, और ना पोस्ट ऑफिस वर्क कर रहा है। हर कुछ जो जहाँ था वही पड़ा है। तो किसी किसी को मिल गया है और किसी को नहीं भी मिला है। जिसको नहीं मिला है उसको जरूर मिल जाएगा। ये हम लोग सब अपनी तरफ से भी कोशिश करते रहते हैं और यूनिवर्सिटी भी इसके लिए बहुत कंसर्न है। आप सबको चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, आपके चैट बॉक्स को मैं खोल के देख रही हूँ कि मैक्सिमम लोगों ने क्या पूछा है। आप सब को मैं एक बात शुरू में ही बता देती तो ज्यादा अच्छा रहता है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल अगर खोल के देखेंगे, अगर आपके नाम में कोई त्रुटि है या आपके फादर्स नेम में एडमिशन डिटेल में जो कुछ भी आपने लिखा है उसमें आप कुछ गलत लिख पाए हैं, तो उसके लिए सिर्फ एक ईमेल लिखेंगे। आप करेक्शन करना है, नेम में, फादर्स नेम में, एड्रेस में सुधार करना है, मोबाइल नंबर चेंज करना है या ईमेल आईडी चेंज करना है, कुछ भी आपको चेंज करवाना है तो सिर्फ एक ईमेल लिखेंगे और सब्जेक्ट लाइन सही लिखेंगे।
ऐसा नहीं कि वो इस तरीके से आप लिखते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो सब्जेक्ट सही ढंग से लिखें, अपना आई कार्ड जरूर उसके साथ अटैच करें, फिर आपका वो चेंज हो जाएगा। जिस किसी ने भी लिखा है कि मेरा फादर्स नेम गलत हो गया है, या किसी का पति के नाम की जगह पिता का नाम, या पिता की जगह पति का नाम लिख के भेजा गया है, वो भी करेक्शन हो जाता है। आप सब लिखें, मैं देखूंगी। जब तक मैं डॉक्टर संजय को इनवाइट करती हूँ, मेरी तरफ से अगर MARD में कुछ छूट गया है या PGDRD में तो प्लीज सर आप बताएं, तब तक मैं इन सब के चैट बॉक्स से सवाल ले लेती हूँ। एक दो चीज जस्ट मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे। जी सर, जी सर, जी सर। एक तो जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे हमारा जो ज्ञान दर्शन चैनल, स्वयं प्रभा चैनल और ज्ञान धारा, ये 3 चीजों के बारे में हम लोग बताना भूल गए, दोनों हम और डॉक्टर शालिनी। हाँ, ज्ञान दर्शन चैनल के ऊपर ध्यान रखिए। तो आपके इग्नू का जो चैनल है उसको थोड़ा देखते रहिए, ज्ञान दर्शन 2 शायद, तो ज्ञान दर्शन 2 को देखिए। अभी एक मैंने लिंक छोड़ा आपको, देखिए स्वयं प्रभा चैनल 18, स्वयं प्रभा में चैनल 18 जो है उसमें 4 कोर्सेस है, मतलब 4 स्कूल के कोर्सेस के वीडियोज है। तो उस वीडियो को आप अपना जो स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन का जो है उसको थोड़ा आप देखते रहिए, सो दैट यू विल बी ग्रेटली बेनिफिटेड। क्योंकि बात बीच बीच में वो प्रोग्राम्स होता रहता है। और ज्ञान धारा जो है, ज्ञान वाणी प्रोग्राम जो हमारा है, वो उसमें ज्ञान धारा में कंटिन्यूसली वो ब्रॉडकास्ट होता रहता है। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आपके प्रोग्राम के लिए, जैसे देखिए अभी जो चैनल के बारे में मैंने बताया आपको, वहां पे करंट जो शेड्यूल है वो भी दिया गया है। तो आपका रिलेटेड कुछ कोर्स होगा तो उसको देख लीजिए, क्योंकि दे आर डिजाइन, डेवलप्ड एंड डिलीवर्ड बाय एक्सपर्ट्स। हमारे स्कूल के, हमारे डिफरेंट स्कूल से एक्सपर्ट होंगे या बाहर के कोई होंगे। तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि ये जो 3 चैनल के बारे में बताया आपको मैंने, ज्ञान धारा, ज्ञान दर्शन एंड स्वयं प्रभा, ये 3 चैनल जो है उसको यूटिलाइज करिए। सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं। और ज्ञान धारा, आपका ज्ञान दर्शन, ये दोनों इग्नू से, हमारा जो EMP से, वहीं से प्रोड्यूस होते हैं दोनों प्रोग्राम्स। तो इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट रहेगा ये सबका यूज करिए। मैं अभी और एक चीज देख रहा था, आप लोगों ने चैट बॉक्स में लिखा कि सेल्फ लर्निंग मटेरियल का जो सॉफ्ट कॉपी हम डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा विनोद जी से कि हमारा जो लिंक हमने शेयर किया था, हेलो यस सर। सर हाँ, सुन पा रहे हैं ना? हाँ सर। यस सर, यस सर। मैं वो नहीं दिख पा रहा हूँ, मैं कहाँ पे गया वो मेरा। हाँ ठीक है। तो विनोद जी को मेरा रिक्वेस्ट रहेगा को हमने जो इनविटेशन में जो डाला था लिंक PGDRD और MARD के लिए, उस लिंक को थोड़ा खोल के एक बार चेक कर लीजिए। नहीं तो आलोक जी से पूछ के जो स्टडी मटेरियल अलग अलग कोर्स का या टोटल प्रोग्राम का होगा तो उसको थोड़ा सा कर लेते हैं। हाँ डाल देंगे, हम ग्रुप में डाल देंगे। हाँ, ये मेरा सबको रिक्वेस्ट रहेगा कि थोड़ा टच में रहिए आप लोग। जैसे चंदन जी डाल दिए यहाँ पे इग्नू LSC पटना 568 स्टडी सेंटर के बारे में कोई प्रॉब्लम होगा, जैसे कि चंदन अपना मोबाइल नंबर भी दिए, उनके साथ थोड़ा बातचीत करिए। मैं अभी डॉक्टर संजय को इन्वाइट करूंगा कि आप कुछ बच्चों को बताना चाहेंगे तो प्लीज संजय जी, क्योंकि प्रोजेक्ट के बारे में मैडम तो काफी विस्तार रूप से बताए। और जैसे मैं देख रहा था बच्चों की चैट बॉक्स में लिख रहे थे कि हमारे बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए। तो डॉक्टर शालिनी को धन्यवाद कि बच्चों को इतना बढ़िया ट्रेनिंग दिए थे कि आई एम रियली हैप्पी दैट कि आप लोगों ने इतना बढ़िया डिसिप्लिन मेंटेन किया थ्रू आउट दी इंडक्शन मीटिंग। दैट इज रियली कमेंडेबल, क्योंकि पिछला जो 2 इंडक्शन मीटिंग हमारा गया उसमें थोड़ा सा मैंने अच्छा नहीं लगा था मुझे, इसीलिए रोल नंबर का हमने कंपलसरी किया था इस टाइम। I am very happy that you people have listened to us, maintain discipline throughout. Please continue this. Now over to Dr. Sanjay, please. Hello, मैं डॉक्टर संजय कुमार। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैंने यहाँ पर जो है अभी चैट बॉक्स में आपको स्टडी सेंटर का मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर और जो ईमेल आईडी है वो डाल दिया गया है। आपका कोई भी लर्नर्स जो हमारे स्टडी सेंटर से रिलेटेड है या अदर्स को भी हम लोग दूसरे भी स्टडी सेंटर के रहते हैं वो फ़ोन करते हैं, क्योंकि हमारे कोऑर्डिनेटर साहब या मेरा स्टडी सेंटर का मोबाइल जो है वो बराबर खुला रहता है, ऑपरेट रहता है। इसलिए हम लोग को दूसरे स्टडी सेंटर से भी के रिलेटेड जो स्टूडेंट रहते हैं उनका फ़ोन आते रहता है और उन लोग मैं बताते रहता हूँ। और हम लोग का स्टडी सेंटर अभी जो है
अभी इस कोरोना पीरियड में है वह 10 से 12 रन कर रहा है, मंडे टू फ्राइडे कर रहा है। इसके बाद जो जनरल टाइमिंग होता है, जो नॉर्मल समय में, वह 2 से 5 होता है मंडे टू फ्राइडे, एक्सेप्ट हॉलीडे छुड़ाकर। मैडम ने तो आपको MARD और PGDRD से रिलेटेड सारा डिटेल बताया आप लोगों को। और यहाँ जो प्रोजेक्ट वर्क है, खास करके मैडम ने सही काम किया यहाँ पर कि प्रोजेक्ट, सारे पेपर तो वो लोग क्लियर कर लेते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट वर्क में देखिए तो वो उसको किस रूप में, इस हवा के रूप में लेते हैं वो लोग। बहुत बहुत बड़ी समस्या है या नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन मैडम ने बहुत उसको सही तरीके से अभी एक्सप्लेन किया है। और मैं भी एक इस MARD प्रोजेक्ट के काउंसलर होने के नाते जो है, बराबर हम ये फेस करते हैं कि लड़के रोज रोज आते हैं। जब उनका काउंसलिंग ऑफलाइन हो या ऑनलाइन है, उस समय नहीं, उस समय पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन रोज एक सिनॉप्सिस लेके पहुंच जाएंगे, रोज एक प्रोजेक्ट लेके पहुंचेंगे। और उसमें क्या होता है कि स्टडी सेंटर का काम हम लोग नहीं कर पाते हैं, उन्हीं को पूरा चेक कीजिए, उनको दीजिए, तुरंत आते हैं, कहते हैं हम तो यहाँ से आए हैं, फिर दूसरे दिन आने में ये दिक्कत है। तो इसलिए आप जो लर्नर्स हैं उन लोगों से ये हमारा रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले तो अपने सिनॉप्सिस तैयार करके जमा कर दें। अगर इस कोरोना पीरियड में आप नहीं आ पा रहे हैं तो जो आपके स्टडी सेंटर का ईमेल आईडी है या जो मेरे स्टडी सेंटर से 0568 से जो रिलेटेड है, वो मेल आईडी पर जो है सो कि अपना प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस भेज दे, उसको चेक कर रहता है, उसको अप्रूव करके तुरंत उनको फर्दर काम के लिए भेज देते हैं। दूसरी बात तो MARD के स्टूडेंट को प्रोजेक्ट से रिलेटेड ये ध्यान देना होना चाहिए कि ये रूरल डेवलपमेंट्स का प्रोग्राम है, उनका जो भी टॉपिक हो, जो प्रोजेक्ट्स का टॉपिक है, वो रूरल कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए। कि कभी कभी कोई आते हैं तो वो अर्बन कॉन्टेक्स्ट में लेके आते हैं, कोई इकोनॉमिक सर्वे का लेके आते हैं, कहीं से बिना शुरू में कंसल्ट नहीं करते हैं, और कोई कहीं से उठाकर लेकर चला आता है। तो हम लोग तो अपने पर कि हम अपने स्टडी सेंटर पर ये कहते हैं कि भाई जब तक आप पहले एक बार नहीं आकर देखिएगा, तो आप आकर अचानक कहते हैं कि दस्तखत कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो प्रॉब्लम हो रहा है, हम नहीं कर पाते हैं। इसके लिए बहुत से स्टूडेंट नाखुश भी होते हैं। तो हम सारे रिक्वेस्ट से आग्रह है कि वह सिनॉप्सिस अपना जमा करें, वो अप्रूव्ड करा लें, उसके अनुसार काम करें, और फिर फाइनल बाइंडिंग्स के पहले जो है एक बार जो है वो जरूर दिखा ले सुपरवाइजर से। और सबसे पहले तो प्रोजेक्ट करने के पहले आप स्टडी सेंटर के कोऑर्डिनेटर से अपने सुपरवाइजर अलॉट करवा लीजिए, उनसे टॉपिक, आप अपने जो टॉपिक जो सेलेक्ट किए हुए हैं वो उनके को बताइए। खास करके MARD को में तो बहुत सा एग्जाम्पल दिया हुआ है, टॉपिक दिया हुआ है आपके प्रोजेक्ट हैंडबुक में। पहले प्रोजेक्ट हैंडबुक पढ़िए, उसमें सारा चीज डिटेल दिया हुआ है कि सिनॉप्सिस आप कैसे तैयार करेंगे, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप किस प्रकार से तैयार करिएगा। उसके बावजूद भी उसमें करीब 100 ऐसा टॉपिक दिया हुआ है जिससे कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बावजूद भी ये नियम नहीं है कि उसी में से आप सेलेक्ट करें। आपको जो इंटरेस्ट है, आपको जिस एरिया में इंटरेस्ट है, और दूसरा चीज है कि मटेरियल अवेलेबल हो सकता है, तो उससे रिलेटेड आप टॉपिक सेलेक्ट कीजिए। और लेकिन वह जो होना चाहिए वो रूरल कॉन्टेक्स्ट में ही होना चाहिए, ये ना कि उससे बाहर होना चाहिए। तो ये हो गया। और खास करके हम MARD के स्टूडेंट को कहेंगे कि ये प्रोजेक्ट के पहले अपने, और चाहे PGDRD के पहले, जो MRD
101 है, 102 है, 103 है, इसको पढ़े। और MARD वाले को हम खासकर कहेंगे MRD 004 जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है। जब तक आप रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में कुछ ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो रिसर्च में कौन कौन से टेक्निकल चीजें आती हैं ये नहीं आप समझ पाते हैं। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। और सबसे पहले जो है सो कि आप लोग प्रपोजल स्टडी सेंटर में दीजिए। सबसे पहले तो आप अपना गाइड अलॉट करवा लीजिए। अगर गाइड नहीं भी अलॉट तो प्रपोजल बना के ले आइए, उस समय भी आपको गाइड ये देंगे कोऑर्डिनेटर। और तीसरा चीज है कि आप इसको तैयार करें। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो प्रोजेक्ट वर्क है उसमें पहला जो है सो कि आपका सिनॉप्सिस हो गया, दूसरा जो है सो कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप तैयार करिएगा। और प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए मैडम ने 2 कॉपी बताया था, लेकिन मैं कहूंगा कि 3 कॉपी। एक स्टडी सेंटर के पास भी रहता है, क्योंकि काउंसलर का जो है बिल जो है उसी के आधार पर बनता है, क्योंकि उसके आधार पर बनता है। तो इसलिए आप लोग 3 कॉपी में उसको तैयार करेंगे, एक स्टडी सेंटर में जमा करेंगे। एक और चीज उसमें से छूट गया था कि प्रोजेक्ट के साथ साथ जो आपका प्रोजेक्ट अप्रूवल सर्टिफिकेट एक होता है, तो वो सबसे पहले जो है ना प्रोजेक्ट वर्क में उसको भी लगाना जरूरी है। 3 सर्टिफिकेट उसमें जरूरी हो जाता है। पहला है कि प्रोजेक्ट अप्रूवल सर्टिफिकेट, यानी कि वो हो कि आपने पहले प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस को अप्रूवल कराया है कि नहीं कराया है, इससे ये चलता है। दूसरा है कि आपका डिक्लेरेशन होना चाहिए, जिसमें कि आप ये डिक्लेयर करते हैं कि आपका ये जेन्युइन वर्क है। और तीसरा चीज है कि सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट होता है। तो ये 3 चीजें, ये 3 सर्टिफिकेट जो है वो जरूरी होता है। हम देखते हैं कि बहुत से लोग लेकर आते हैं, या तो ये सर्टिफिकेट का ऑर्डर ऊपर नीचे कर देते हैं, या कोई इसमें से एक सर्टिफिकेट। तो आप जो है सो कि जब तैयार करिएगा, टाइप कराइएगा, बाइंडिंग कराइएगा। हमारा बार बार ये लर्नर्स कहते हैं कि उसके पहले जो आपको प्रूफ रीडिंग के लिए देता है, टाइप कराकर आप ले आते, एक बार जरूर दिखा लीजिए किस ऑर्डर में या और कहीं क्या कमी बेसी रह गई रिपोर्ट राइटिंग में, तो वो बता देंगे। उसके बाद आप बाइंडिंग कराएं। नहीं तो आपको परेशानी होती है कि ले आए आप और फिर उसके बाद सुपरवाइजर कहें कि ये गलत है, इसको हटाओ, इसको आगे करो, तो आपको भी तकलीफ होती है, आपको भी ज्यादा समय लगता है। और उसके बाद करके आप लोग जो है सो कि उसको दिल्ली भेजिएगा। हमें लगता है कि हम लोग अभी तक तो यहाँ जानते हैं, कुछ जो बच्चे आते हैं उनसे समस्या सुनते हैं तो और उसके अनुसार उसका हम लोग जवाब देते हैं। लेकिन जो मैडम ने बताया, जो हमने अभी कहा, ये जनरली जो बच्चे आते हैं उनका ये जो है सो कि एक जनरल क्वेश्चंस होता है, उसके संदर्भ में हम लोगों ने बताया। और इसके बाद अगर आपको जो प्रोजेक्ट वर्क है और इससे रिलेटेड है, चाहे ये आपका जो प्रोग्राम है इससे रिलेटेड है, तो आप इससे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैडम भी हैं, सर भी हैं, हम लोग हैं, इसका जवाब देंगे। थैंक यू सर। अभी चैट बॉक्स पे हमने देखा कि कुछ बच्चे जो आपके यहाँ के हैं उनको तो प्रॉपर जानकारी चंदन भी दे रहे हैं और हमारे यहाँ से अखिलेश जी भी दे रहे हैं, पर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो दूसरे स्टडी सेंटर के, वो अपने स्टडी सेंटर के कोऑर्डिनेटर, उनका नंबर और उसका एड्रेस जानना चाहते हैं। तो सारे स्टडी सेंटर के लिस्ट जो है हमने अपने आरसी पटना के वेबसाइट पर डाले हुए हैं, और उनके अभी कोरोना काल में उनसे कांटेक्ट करने के लिए उनका नंबर, असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर सबके हैं डिस्प्ले में। तो आप एक बार आरसी पटना के वेबसाइट पे विजिट करिए, अपना अपना स्टडी सेंटर कोड देखिए और वहाँ पे जो भी जानकारी दी गई है उनके संबंध में या कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है उस पर आप कॉन्टैक्ट करें। उसके अलावा अगर जो आप चाहते हैं कि आप अगर कोई फोन ही नहीं उठाता है, आपका कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है, तो आप आरसी पटना में भी मेल लिख सकते हैं। और प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो रही है तो shalini@ignu.ac.in, जो मैं बार बार आपको पहले ग्रुप में भी लिख के दे रही थी, आप लिख के दें, हम आपके स्टडी सेंटर को फॉरवर्ड कर देंगे।
आप अपना नाम, इनरोलमेंट, प्रोग्राम ये सब लिखना नहीं भूलिएगा, ताकि हम उसको ठीक ढंग से कन्वे कर पाएं कि इनकी समस्या क्या है या फिर इनको गाइड के अलॉटमेंट में कोई समस्या आ रही है। तो मेल को बहुत अच्छे से लिखना चाहिए, बशर्ते कि आप अगर इंग्लिश नहीं जानते हो तो हिंदी में लिखें, या फिर आप ऐसे रोमन में जैसे लिखते हैं HUM हम और TUM तुम, इस तरीके से भी आप लिखेंगे तो सही तरीके से अपनी बात को लिखना ये ज्यादा जरूरी है, ना कि हम इंग्लिश में लिख रहे हैं या हिंदी में लिख रहे हैं। और अपनी उन भाषाओं का प्रयोग करते हुए अपना प्रोग्राम, इनरोलमेंट नंबर, नाम, ये कॉन्टैक्ट नंबर भी आप जरूर डालें उसमें, ताकि आपको तुरंत वो सारी समस्याओं का समाधान हम दे सकें। और मुझे लगता है कि चैट बॉक्स में जितने थे वो सबके जवाब RD सर ने खुद भी दिए हैं, विनोद जी ने दिए हैं और अखिलेश जी ने दिए हैं, चंदन ने दिए हैं। इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ जुड़ने के लिए सारे वो छात्र जो अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं, और समय काफी हम लोगों ने ले लिए हैं, पर आपके फायदे के लिए मैं बैठी हूँ और सर बैठे हैं, और सभी का जो सब भी इस मीटिंग में हमारे साथ आपके लिए बैठे थे उन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगी, आगे जो कुछ भी आपकी परेशानी होगी उसके लिए रीजनल सेंटर पटना, आपके कोऑर्डिनेटर्स, हमारे सपोर्टिंग स्टाफ सभी आपके साथ रहेंगे, ये हम आपको आज एश्योरेंस दे रहे हैं। और आप आखिरी दिन तक, जब तक कि आपको डिग्री ना मिल जाए, हम सब आपके साथ खड़े रहते हैं। आगे भी जब जरूरत पड़ती है तो हम आपके जॉब से रिलेटेड या आपको किसी तरह की समस्या होती है तो हम उस पर भी ध्यान देते हैं। तो आज का ये पहला दिन मुझे लगता है कि आप सबके लिए बहुत सुखद रहा होगा। बहुत सारी जानकारियां जो आप जानना चाहते थे और आपको मिल गई होगी, सबके साथ आपने भी बातचीत की, सुनी और चैट बॉक्स में लिखा, और कोई इस तरीके की मरमरिंग नहीं हुई जो हमेशा से छात्र करते रहते हैं कि हम भी बोलेंगे, हम भी बोलेंगे। ये डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए मैं अपनी तरफ से, अपने क्षेत्रीय निदेशक की तरफ से, अपने कोऑर्डिनेटर्स की तरफ से बहुत धन्यवाद देती हूँ और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू RD सर, आप इस मीटिंग में इतने देर तक हम लोग के साथ रहे और हम सबका हौसला बढ़ाए रखा, और हमारे कोऑर्डिनेटर और असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर को अलग से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी बने रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद। कंग्रेचुलेशन मैम, बहुत बढ़िया गया। एंड सारे स्टूडेंट्स को सबको धन्यवाद फॉर मेकिंग दिस मीटिंग ए सक्सेस। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। थैंक यू सर।